किसान चौपाल हम लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तिरवा बाजार में, जिसमें हम आलू फसल प्रबंधन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आज की किसान चौपाल ग्रीन टीवी इंडिया, आइडिया फाउंडेशन, यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कन्नौज केवी के अनोगी, इफ्को एमसी और प्रभुकुल एफपीओ के सहयोग से आज तिरवा किसान बाजार में आयोजित कर रहा है, जिसमें आपको आलू फसल प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी किसानों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकालकर आप आज की किसान चौपाल में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी किसानों का आज की किसान चौपाल में आकर। आलू फसल प्रबंधन के बारे में तमाम बातचीत जो होगी उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसी मैं आशा, अनुरोध, उम्मीद आपसे करती हूं और ऐसा यकीन भी आपको दिलाती हूं कि आज 2-3 घंटे जो भी किसान चौपाल में आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, वो आने वाले खेती के भविष्य में आपके काम आएंगी। तो नोटपैड और पेन जो आपको दिए गए हैं उनका इस्तेमाल आपको ये करना है कि हमारे जो भी लेक्चर रहेंगे, जो स्पीच रहेंगी, वो सभी आपको ध्यान से सुननी है। हमारे विशेषज्ञ जो जानकारियाँ आपको देंगे उन्हें अपने नोटपैड में पेन से नोट करना है और पूरी स्पीच के बाद हमारे विशेषज्ञ आपसे एक सवाल पूछेंगे। ये एक टेस्ट होगा आपका छोटा सा कि आप कितने ध्यान से हमारे स्पीकर्स को सुन रहे हैं। तो विभिन्न विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, तो मैं एक एक करके हमारे सभी विशेषज्ञों का स्वागत करूंगी और एक बार जोरदार तालियां हमारे उन विशेषज्ञों के लिए भी हो जाएं जो आज के कार्यक्रम में आपको जानकारियां देंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में श्री संतोष यादव सर हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्री जसबीर सिंह जी हैं, डिप्टी जीएम हैं, इफ्को से, उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज मंच पर आएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर आशीष सेमवाल सर हैं, आरएमएम इफ्को एमसी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिंह जी हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्री शिवपाल सिंह सर हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। श्री अरविंद यादव सर हैं, सॉइल साइंस एक्सपर्ट, केवी के अनोगी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्री सीपी अवस्थी सर हैं हमारे बीच, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज मंच पर आएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्री अधराज सिंह चौहान जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रभुकुल फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ग्रीन टीवी के बारे में। ग्रीन टीवी एक कृषि का चैनल है, कृषि आधारित चैनल है, जिसकी शुरुआत साल 2014 में इस उद्देश्य से की गई कि देश भर का किसान ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों से वाकिफ हो जो उसके लिए शुरू की गई हैं। वो स्कीम्स हैं, तकनीकें हैं, नवाचार हैं, हर विषय की जानकारी देश के छोटे बड़े हिस्से में रहने वाले हर किसान को हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ ग्रीन टीवी देश भर के जिला में, देश भर के तालुकाओं में, गाँवों में इस तरीके की किसान चौपालों का आयोजन करता है। तो आज की किसान चौपाल में भी आपको एक खास विषय आलू पर जानकारी दी जाएगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको इस विषय से महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कि कैसे आप अपनी आलू की फसल का ध्यान रख सकते हैं, क्या कुछ ऐसे उर्वरक हैं जो आपकी आलू की फसल को सुरक्षित रखते हैं, उसकी गुणवत्ता को सहेजे रखते हैं ताकि बाजार में आपको उसका अच्छा दाम मिल सके। इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री जसबीर सिंह जी हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर हैं इफ्को से, उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इफ्को के बारे में बताएं कि किस तरीके से इफ्को के उत्पाद जो हैं किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं। सर एक बार ज़ोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम के संचालक ग्रीन टीवी और हमारे जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए, इसके साथ सभी किसान भाइयों सभी का स्वागत है। बड़ी अच्छी बात है कि कन्नौज में आलू की फसल पर कैसे हमको फसल का प्रबंधन करना है जिससे कि अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके, इस पर जो है ग्रीन टीवी की तरफ से चौपाल का आयोजन किया गया है। मैं इफ्को में हूँ और इफ्को के बारे में सभी को मालूम है कि हम लोग फर्टिलाइज़र उत्पादन करते हैं, विभिन्न प्रकार की खादों का, और उनको जो है किसानों के बीच तक पहुँचाते हैं। कि आप जानते हैं कि इफ्को विभिन्न प्रकार की खादें बना रहा है और पिछले लगभग 50-60 साल से हम जो हैं खादों के काम में हैं। यूरिया, डीएपी, एनपीके ज़रूरत के हिसाब से जिन खादों की ज़रूरत पड़ी हमने उनको बनाया। इसके अलावा और भी बहुत सी सारी खादें हमने बनाई
जिन्हें लोगों ने प्रयोग किया लेकिन उनको कम प्रयोग किया। जैसे कि हमने सल्फर बेंटोनाइट बनाई, हमने बोरोन बनाया, हमने जिंक बनाया, कैल्शियम नाइट्रेट बनाया, कई प्रकार की खादें बनाई। और वर्तमान में जो खाद की समस्या चल रही है, जैसे कि समय पर हमको यूरिया नहीं मिल पाती या डीएपी नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए हमने जो है नैनो यूरिया और इसको प्रयोग किया है। और बहुत सारे लोग जो हैं इसको प्रयोग नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत काम की चीज़ है। डीएपी हमारे देश में जिस सामान से बनती है वो डीएपी या उसका कच्चा सामान जो है उपलब्ध कराते हैं। और जिस प्रकार से इस समय जगह जगह दूसरे देशों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, जैसे यूक्रेन का है या इजराइल का है, तो इन युद्धों की वजह से भी जो है वहाँ से डीएपी और या डीएपी बनाने वाला कच्चा सामान हमको नहीं मिल पाता है। इस वजह से डीएपी का संकट बना रहता है। दूसरे, अगर हमको मिलता भी है तो वो लोग महंगे रेट पे देते हैं और बहुत कम मात्रा में देते हैं। इस वजह से डीएपी की समस्या बनी रहती है। इस वजह से हमने नैनो डीएपी का उत्पादन करना यहाँ पे शुरू किया। नैनो डीएपी तरल के हम जगह जगह किसानों के खेत पे जाकर के डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। इसमें आप देखिए स्लाइड में कि नैनो डीएपी से जिनका शोधन हुआ है या जहाँ प्रयोग किया गया है वहाँ पर पौधे की स्थिति जो है ज़्यादा अच्छी है। दूसरा वाला जो है जो उल्टे हाथ की तरफ है वो ज़्यादा अच्छा पौधा दिखाई दे रहा है। ये इसके फ़र्क को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नैनो यूरिया नैनो डीएपी ने काम नहीं, लेकिन बोतल आपको कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। नतीजा ये हुआ कि आपने बोतल को अपने तरीके से किसी ने उसी खाद में मिला के डाल दिया या किसी में चलते हुए ट्यूबवेल की नाली में डाल दिया, इस तरह से प्रयोग किया जिससे इसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाया। और जीवन में ये होता है कि किस चीज़ का हमको कब प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। अगर इन तीन चीज़ों में आप लोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। अब उदाहरण के लिए हम बुखार आ गया, डॉक्टर से दवा लेने गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको एक गोली सवेरे, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को लेनी है। ठीक है, यह भी बताया है कि इसको ठंडे पानी से लेना है या गर्म पानी से लेना है, और ये भी बताया है कि एक गोली लेनी है। तो डॉक्टर ने आपको तीन चीज़ें बताई। एक तो मात्रा बताई कि एक गोली लेनी है, दूसरे टाइम बताया कि एक सुबह लेनी है, एक दोपहर लेनी है, एक शाम को लेनी है, तीसरा ये बताया कि इसको ठंडे पानी से लेना है, गर्म पानी से लेना है। तो इन तीन तरीक़ों में अगर आप फ़र्क कर देंगे, जैसे आपने सुबह दोपहर को नहीं ली, अब रात को ध्यान आया कि दवा लेनी थी, तीनों गोली एक साथ ले ली। ठीक है, बताया उसने कि पानी के साथ लेना है, आप चाय के साथ ले रहे हो। बताया है एक गोली आप 3 गोली ले रहे हो। तो जहाँ आप तरीके में परिवर्तन कर देंगे तो वो गोली आपकी काम नहीं करेगी। फिर आप अगर ये कहो कि साहब हमारे बुखार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने दवा खाई लेकिन हमारा बुखार नहीं उतरा, तो ना डॉक्टर की गलती है ना उस गोली की गलती है। गलती किसकी है? हमारी है। तो ये हमारी गलतियों की वजह से हम कहते हैं कि नैनो काम नहीं करती है। भाई नैनो यूरिया की अगर हम बात करें तो नैनो यूरिया को पत्तियों पे छिड़का जाता है। अगर पत्तियां नहीं होंगी पर्याप्त मात्रा में तो नैनो यूरिया कहाँ जाएगी? छिड़कोगे तो ज़मीन पे गिर जाएगी, तो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए जब हम आलू जैसी फसल अगर लगा रहे हैं तो कम से कम 25 दिन के बाद जो है 25-30 दिन पे अच्छी खासी पत्तियां आती हैं, उस टाइम पे इसको प्रयोग करना है। गेहूं जैसी फसल में जो 20-22 दिन पे पहला पानी पड़ता है उस टाइम पे पत्तियां नहीं होती हैं और उस समय आपने नैनो यूरिया डाल दिया। आप कहोगे साहब आपने कहा था नैनो यूरिया बहुत फ़ायदा करता है,
लेकिन गेहूं जैसी फसल में अगर आपने 20-22 दिन पे, जब पत्तियां बहुत कम होती हैं उस समय डाल दिया तो फ़ायदा उतना नहीं करेगा। गेहूं की फसल में 35 से 40 दिन पे पड़ेगा जब अच्छी खासी पत्तियां हो जाएंगी। आलू में 25 से 30 दिन पे पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पे पत्तियां ठीक होती हैं। एक तो ये हो गया कि टाइम, अगर टाइम आपने गलत कर दिया तो काम नहीं करेगी। दूसरे मात्रा की बात होती है। मात्रा जो है 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल के नैनो यूरिया का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि पानी की जो एक वो 15 लीटर वाली टंकी होती है उसमें 2-2.5 ढक्कन, एक ढक्कन में 25 मिलीलीटर होता है, तो उसमें 2 से 2.5 ढक्कन आप मिलाइए। मिलाने के बाद उसको स्प्रे कर दीजिएगा और 7-8 टंकी आपको प्रयोग करनी है। उसमें पूरी बोतल जो है वो आपकी लग जाएगी और 1 एकड़ में काम में आ जाएगी। तो इसमें हमने आपको मात्रा बता दी है और किस टाइम पे प्रयोग करना है ये आपको बता दिया है। अगर यह सावधानी पूर्वक सही तरीके से करेंगे तो पूरा आपको फ़ायदा करेगा। इसी प्रकार अगर हम नैनो डीएपी की बात करें तो किसान भाइयों, जैसे कि आप डीएपी का प्रयोग जो है वो बुवाई के टाइम पे ज़मीन में करते थे, नैनो डीएपी में क्या करना है, इसको भी बुवाई के टाइम पे प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के लिए पहले आपको बीज का शोधन करना है। बीज के शोधन में क्या है कि अगर आप गेहूं जैसी फसल ले रहे हैं तो 1 किलो बीज में 5 मिलीलीटर पड़ता है। यानी कि आप अगर 10 किलो बीज लगा रहे हैं तो लगभग 2 ढक्कन आप मिला लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा क्योंकि अगर 2 ढक्कन मिलाओगे तो गेहूं में मिल नहीं पाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से पानी मिला लो और उसको अच्छी तरह से लपेट दो। उसके बाद आधे घंटे करीब सुखा के गेहूं की बुवाई करो। तो डीएपी जो शुरुआत में हम डालते हैं उसकी मात्रा आपको इससे ही मिल जाएगी। इसके अलावा अब चूँकि हम आलू की यहाँ बात कर रहे हैं, आलू ही यहाँ की मुख्य फसल है, तो आलू में क्या करना है कि 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में नैनो डीएपी मिलानी है। ठीक है, यानी कि 10 लीटर पानी में 2-2.5 ढक्कन 50-60 मिलीलीटर मिला के, और उसको जो है आलू के जो है आलू के ऊपर छिड़क दो। एक बार छिड़कोगे तो ऊपर से छिड़क जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद पलट के दूसरी ओर छिड़क दो। इस हिसाब से छिड़क दो कि आलू पूरी तरह से उसमें नैनो डीएपी उसमें मिल जाए। उसके बाद आधे घंटे बाद उसको जो है सुखा के फिर उसकी हमको आलू की बुवाई करनी है। आधे घंटे बाद आप बड़े टुकड़े हैं तो काट के बुवाई कर दो, नहीं तो आप साबुत बुवाई कर दो। तो जो शुरुआत में हम डीएपी डालते हैं उसको हम जो है नैनो डीएपी से उपचारित करके या संशोधन करके हम जो डीएपी की जो मारामारी चल रही है उससे निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हम डीएपी को खड़ी फसल में प्रयोग नहीं करते हैं, बुवाई के टाइम पे ही प्रयोग करते हैं। लेकिन नैनो डीएपी जो है हम खड़ी फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। पहली बार आलू में जब फसल 25-30 दिन की हो जाए, जब ठीक ठाक पत्ते हो जाएं, उस टाइम पे नैनो यूरिया का छिड़काव मैंने आपको बताया। उसी के साथ में आप नैनो डीएपी को भी मिला लीजिएगा। 1 एकड़ में 1 बोतल नैनो यूरिया मिला लो और 1 बोतल नैनो डीएपी मिला लो। इन दोनों को मिला के भी एक साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मिला के आप जो है 25-30 दिन पे पहला छिड़काव कर दो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का, और नैनो यूरिया का प्रयोग जो है उसके 20 दिन बाद जो है फिर दोबारा कर सकते हैं। अभी ये होता है कि आपको कीटनाशकों का भी प्रयोग करना पड़ता है। कीटनाशकों का प्रयोग करोगे तो आप कहोगे साहब हम नैनो डीएपी का छिड़काव करें, नैनो यूरिया का छिड़काव करें, फिर कीटनाशकों का छिड़काव करें।
तो बार बार जो है आपको करना पड़ता है। लेकिन बार बार करने से बचने के लिए अगर आप चाहें तो सब चीज़ों को एक साथ मिला के भी प्रयोग कर सकते हो। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो है वो एक साथ कर ही सकते हो। अगर कोई दवा भी मिला रहे हो तो उसको भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हमको एक गिलास में आधा चम्मच नैनो यूरिया, आधा चम्मच नैनो डीएपी और आधा चम्मच वो दवा जो मिला रहे हैं जिसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसको मिला लो और हिलाओ। अगर वो थक्के वगैरह बनते हैं तो उसको मत करो, क्योंकि 99% दवाइयाँ जो हैं कोई असर नहीं करती हैं। 1-8% ऐसी भी कोई दवा हो सकती है जो उनके साथ मिलने पर रिएक्शन कर जाए। तो एक गिलास में मिला के टेस्ट कर लो और उसके बाद फिर उसका छिड़काव कर दो। तो मुख्य बात ये है, आपको 10 बोरी की ज़रूरत है, 2 बोरी मिल पा रही हैं या समय पे मिल नहीं पा रही है, तो उन समस्याओं से बचने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी सस्ती भी हैं। नैनो डीएपी 600 रुपये की है, नैनो यूरिया जो है वो 225 रुपये की है, आसानी से मिल भी जाती हैं। और तीसरी बात यह है कि आप इनको आसानी से ला भी सकते हैं। आप अपनी जेब में रख के बोतल को ला सकते हो, थैले में ला सकते हो, लेकिन आप डीएपी या यूरिया लेने जाओगे तो ट्रैक्टर लेके जाओगे या ऑटो करोगे, तो उन समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। अब इनके फ़ायदे क्या हैं वो यहाँ पे हमने वैसे लिख रखे हैं। फ़ायदा ये है कि बीजों का अंकुरण जल्दी होगा। अभी यूरिया का बोरा या डीएपी का आप ला रहे हैं, रास्ते में बारिश होगी, भीग गया तो बेकार हो। धूप में रख दो आप, आधे घंटे बाद यूरिया उसमें मिलेगी कि नहीं? उस बर्तन में आपको यूरिया नहीं मिलेगी। कहाँ चली गई? जम नहीं जाती, उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। यूरिया का जब हम ज़मीन में डालते हैं या पत्ते पे डालते हैं वहाँ भी यही असर होता है कि कुछ यूरिया तो ज़मीन के अंदर चली जाएगी, कुछ यूरिया आपकी धूप में उड़ जाएगी, कुछ यूरिया इधर उधर चली जाएगी। अगर हम 100 किलो यूरिया डालते हैं तो ये मान के चलो कि आपको 20 किलो यूरिया मिलती है फसल को, बाकी 80 किलो बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही डीएपी में होता है। जब हम डीएपी डालते हैं तो डीएपी जाकर के आपकी फसल को 20-25% मिलती है, बाकी वो मिट्टी में जाकर के थक्के जमा लेती है, वो किसी काम की नहीं होती है। लेकिन नैनो यूरिया और नैनो डीएपी में क्या होता है कि ये चूंकि ज़मीन में नहीं गिरती है, ये जो है पत्ती के ऊपर गिरती है और पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको अंग्रेजी में स्टोमेटा या हिंदी में रंध्र कहते हैं। उनको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन छेदों में जाकर, और जो नैनो है हमारी उन छेदों से भी छोटी है, तो जो पत्तियों में छेद हैं उनमें जाकर के ये नैनो भर जाती है। भरने के बाद जो है ये इकट्ठी हो जाती है पत्तियों में और लंबे टाइम तक चलती है। ये वहाँ जैसे वहाँ भर गई है तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही पौधे को मिल गई। ये कम से कम इसका असर 15-20 दिन तक रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि जब पौधों को ज़रूरत होती है फसल को, जब वहाँ से रिस्क करके उसको मिलती है। और यूरिया वगैरह क्या है, 2-4 दिन असर रहता है। तो इस तरह से ये अपना काम करती है। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। ये देखिए बाराबंकी में जो पद्मश्री रामशरण सिंह जी हैं, उनके फार्म का फोटो है आलू उत्पादन का। ये हमारा नैनो यूरिया का कारखाना है जहाँ पे बनती है।
ऑटोमेटिक प्लांट है, इसमें कोई भी आदमी का काम नहीं है। जो प्लास्टिक की बोतल है वो भी मशीन बनाती है, नैनो यूरिया भी मशीन बनाती है। अपने आप इसमें भर जाएगा, अपने आप ढक्कन लग जाएगा, ला कर के पेटी में भर के ट्रक में कारखाना अपने आप रख देता है। आदमी का कोई हाथ नहीं लगता है इसमें, सब कुछ ऑटोमेटिक है। और इफ़को जैसी संस्था जो पिछले लगभग 60 साल से आप लोगों के बीच में काम कर रही है, और हमारी एक शाख है, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे उत्पाद बनाते हैं। उसी क्रम में किसानों के हित में हम ये नैनो यूरिया और नैनो DAP लाए हैं। नया उत्पाद है, अभी झिझक है आप लोगों के बीच में, लेकिन आप सही तरीके से सही मात्रा में करेंगे तो फ़ायदा होगा। ये भी हमारे कारखाने का फ़ोटो है। ये सरकार का प्रमाण पत्र है, ये भारत सरकार का प्रमाण पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने इसको टेस्ट कर लिया है, ये सही है। क्योंकि हमने जो है इसको लगभग 1 लाख से अधिक स्थानों पर इसका टेस्ट किया है। इसके बाद ही इसको बाज़ार में आया है। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों के खेतों में जा कर के लगाया, वहाँ जब लाभ हुआ उसके बाद इसको लाए हैं। ये बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं। ये प्रयोग का तरीका है। प्रयोग का तरीका हमने आप लोगों को अभी बता दिया है। आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ साहित्य भी दिया गया है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। जो उच्चाधिकारियों की बैठक लखनऊ में हुई, वहाँ हमने लोगों को बताया। ये वीडियो है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नैनो यूरिया, नैनो DAP के बारे में बता रहे हैं। ये 1 बोरी यूरिया की ताकत 1 बोतल में। ये बहुत सारे हमारे प्रयोग हैं। एक चीज़ और है कि जैसे हम जो यूरिया का प्रयोग करते हैं, कुछ इसकी कमी का कारण ये भी है कि जो हमारी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। ये भी एक कमी का कारण है, क्योंकि सरकार ने जो उत्पादन की व्यवस्था की है इस हिसाब से की है कि जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से कि किसान को 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब किसान अपनी ज़रूरत से 2 गुना या 3 गुना फसल में डालने लगता है तो निश्चित रूप से कमी हो जाती है। इससे क्या होता है, यूरिया से वायु का प्रदूषण होता है, मिट्टी में भी प्रदूषण होता है और हमारा पानी भी खराब होता है। आज बहुत सारी बीमारियां हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि जो है खाद पानी ही बिगड़ गया है, तो हम क्या बताएं। तो वो भी नैनो यूरिया के प्रयोग से आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, क्योंकि इसका बहुत छोटा पार्टिकल होता है। एक यूरिया के दाने को अगर 55,000 टुकड़े कर दिए जाएं, इतना छोटा बन जाता है, इसलिए ये पत्तियों में घुसता है। और ये जो है करीब, जैसे हमने बताया ना, यूरिया 15-20% मिलता है फसल को, नैनो यूरिया जो है 90% से ऊपर मिलता है। बाकी ये अभी हमने ड्रोन भी बहुत सारे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हर ज़िले में 2-2, 3-3 ड्रोन दिए हैं। हमारे कन्नौज में भी ड्रोन होंगे जो आप लोगों की सेवा में दिए। ड्रोन से क्या होता है कि आपका जैसे छिड़काव में हम 3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं 1 एकड़ में, ये काम आपका 10 मिनट में कर देगा। आपको खेत के अंदर घुसना नहीं पड़ेगा, आपको एक समान तरीके से छिड़काव हो जाएगा। तो ड्रोन के अपने फ़ायदे हैं, तो हम ड्रोन हमारे काम कर रहे हैं और ड्रोन की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमने सोसाइटियों को और जो हमारे उर्वरक बिक्री केंद्र हैं उनको तरह तरह के स्प्रेयर्स भी दिए हैं, जिससे कि किसान भाइयों को नैनो यूरिया, नैनो DAP के छिड़काव में किसी तरह की असुविधा ना हो। नैनो यूरिया और नैनो DAP के बारे में हमने बताया था। अभी हम जो है नैनो जिंक और नैनो कॉपर भी लाए हैं। नैनो जिंक की पहले बात करते हैं। बाज़ार में जिंक जो है वो कई कंपनियों की आती है, लेकिन सामान्यतः गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती है और महंगी बहुत पड़ती है। कम से कम मेरे ख्याल से 150-200 रुपये का
चल रहा है पर केजी का। तो इसी वजह से हम नैनो जिंक लाए हैं। 100 मिलीलीटर की बोतल है ये, और ये 200 रुपये की है। 1 एकड़ में आपके काम में आएगी। इसका 1% का घोल केवल प्रयोग में लाया जाता है, और 1 एकड़ में ये 100 मिलीलीटर की बोतल जो है नैनो यूरिया नैनो DAP जिस समय हम प्रयोग कर रहे हैं उसी टाइम पे इसको भी मिला के डाल दीजिएगा। तो जो जिंक का प्रभाव होता है फसल पे, जो नुकसान करते हैं जिंक ना होने की वजह से, तो जिंक का आपका काम पूरा हो जाएगा। इसी तरह से जो है नैनो कॉपर तांबा, ये भी हम लाए हैं। ये भी जो है 1 एकड़ में 100 मिलीलीटर की एक बोतल आपकी प्रयोग में लाई जाएगी। कॉपर की वजह से क्या होता है कि जो टेढ़े मेढ़े हमारे सब्जियां हो जाती हैं, फल हो जाते हैं विशेषकर, तो वहाँ पे कॉपर की ज़रूरत पड़ती है। तो 100 ml इसको भी प्रयोग में कर सकते हैं। ये तो अब विशेष बात यह है कि देखिए, स्लाइड तो हमने आपको दिखा दी, पर प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जो उर्वरकों का परिदृश्य चल रहा है इस समय, खादें हमको ज़रूरत के हिसाब से मिल नहीं पा रही हैं और महंगी भी बहुत हो गई हैं। इस वजह से नैनो यूरिया नैनो DAP नैनो जिंक नैनो कॉपर का हमने आविष्कार किया है। ये चीज़ें निश्चित रूप से फ़ायदा करती हैं। किसान भाइयों को इस पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि किसान भाई वही करते हैं जो पड़ोस का उनका जानने वाले करते हैं। जैसे किसी ने कह दिया काम नहीं कर रहा है, तो 100 आदमी कहने लगेंगे काम नहीं कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि आप इनको प्रयोग करें, जिस तरीके से बताया है उस तरीके से करें, तो खाद की इस मारामारी से आप लोग बच सकते हैं। आप लोग, मैं अपनी बात को इसी आह्वान के साथ समाप्त करता हूं कि आप लोग जो है नैनो उर्वरकों का प्रयोग करेंगे और आज के समय जो खाद की समस्या है इससे निजात पाएंगे और अपना आलू के साथ साथ सभी फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नौज में जो हमारे फील्ड ऑफिसर हैं वो मानवेंद्र सिंह जी हैं, और भी है आपके पास पेन है, नोट कर लीजिए 7991676769। एक बार फिर 7991676769। हिंदी में बोले दे रहा हूँ 7991676769। अगर आपको इफ़को के उत्पादों के संबंध में विशेष रूप से नैनो यूरिया नैनो DAP नैनो जिंक और नैनो कॉपर के बारे में कोई समस्या है, ये मिलती नहीं है, या इसके प्रयोग के संबंध में कोई जानकारी लेनी है, तो इस नंबर से पता कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशंस भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह, विभिन्न गाँव में, विभिन्न किसानों के यहाँ। तो अगर इस संबंध में भी कोई जानकारी लेनी हो तो हम लोग प्रदर्शन भी लगा देंगे। किसान भाइयों, हमारे द्वारा ये बताया गया था कि नैनो यूरिया जो है कि बोतल कितने रुपए की है? सर 225 रुपए की। 225 रुपये, ठीक है। आप नैनो उत्पादों के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, इफ़को के अन्य उत्पादों के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही बाहर स्टॉल भी आप विजिट कर सकते हैं। इफ़को और इफ़को MC दोनों के स्टॉल लगे हैं, आप स्टॉल्स भी बाहर विजिट कर सकते हैं। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमें ये ज्ञात हो कि मिट्टी कितनी स्वस्थ है, कितनी बीमार, और उसे कितनी भूख में कितने उर्वरकों की कब ज़रूरत है। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अरविंद यादव सर हैं, सॉइल साइंस एक्सपर्ट KV के अनोगी से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को सॉइल टेस्टिंग का महत्व बताएं और खाद उर्वरकों के बारे में भी जानकारी दें। सर। परम आदरणीय SP सिंह साहब,
जो कि कन्नौज के हमारे एफपीओज के निदेशक हैं। इस जनपद में कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे जनपद के डिप्टी डायरेक्टर कृषि महोदय, जो हमारे इफको के आदरणीय अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, ग्रीन टीवी के समस्त उनके पदाधिकारीगण, जनपद कन्नौज के विभिन्न विकास खंडों से पधारे हुए हमारे सम्मानित किसान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का ग्रीन टीवी के द्वारा आयोजित किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा आलू फसल प्रबंधन कार्यक्रम में अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, अपने जनपद कन्नौज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो मुझे टॉपिक दिया गया है, मृदा परीक्षण के आधार पर संबंधित फसलों पर उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें। जिस तरह से हम सब कभी अस्वस्थ होते हैं और जब किसी अच्छे डॉक्टर्स के संपर्क में जाते हैं तो हम सबको कुछ जांचों से गुजरना पड़ता है। हीमोग्लोबिन है, टीएलसी है, एसआर है, कुछ और जांचें हैं जो हमारी कराई जाती हैं। इसी प्रकार से जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी के 4 घटक हैं। कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, मिनरल मैटर जो 5% होता है और 25% पानी होता है, 25% हवा होती है। ये 4 कंपोनेंट मिलकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं। अब इनमें कोई भी चीज का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारी मिट्टी बीमार हो जाती है। कृषि विभाग है, अन्य विभाग के द्वारा या विश्वविद्यालय हैं, ये सुविधा उपलब्ध है। हमारे बेसिक पैरामीटर क्या है? एक स्वस्थ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए 0.8 से 1%। कितना होना चाहिए? 0.8 से 1% अगर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ है तो वो मिट्टी स्वस्थ है। आदमी के अंदर अगर 12 से 14 यूनिट हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर खून पर्याप्त है, फिर उसे बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर हमारी मिट्टी में 0.3% से कम है ऑर्गेनिक मैटर तो चिंता की बातें आ जाती है। और आज का परिवेश हमारी मिट्टी में क्या है? 0.1, 0.2, अगर ऊसर है तो 0.0। ये जो बीमार मिट्टी है, ये कब तक हमें सतत उत्पादन देगी, ये सोचनीय है और ये चिंता का विषय हम समस्त किसान भाइयों के लिए है, ये वैज्ञानिकों के लिए भी है। उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा अगर 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो यह चिंता का विषय है। अगर फास्फोरस 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से कम है तो यह चिंता का विषय है। सल्फर 10 ppm 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कम है, सॉइल में टेस्ट में तो कम है। जिंक 0.6 ppm से कम है तो यह चिंता का विषय है। इन सारी चिंताओं का निवारण हम कहां से करते हैं? जो हमारी मिट्टी की परीक्षण किया जाता है और उसके बेस पर जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। आप डॉक्टर के पास बताते हो तो डॉक्टर कहता है कि सुबह खाली पेट, नाश्ते के बाद, खाने के बाद, दोपहर को और शाम को सोते समय, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखता है पेपर में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम उर्वरकों का प्रयोग अपनी मिट्टी के अंदर नहीं करेंगे, अपने फसलों को उत्पादन में नहीं करेंगे, ऐसा न हो आगे आने वाले समय पर हम सब बीमार हो जाएं। आज कोई भी घर, कोई भी आपका रिश्तेदार, आप अपने रिश्तेदारों में पूछ लीजिए, कहीं न कहीं ऐसी बीमारी से ग्रसित हो चुका है
जिसका लाइलाज और लंबी बीमारी का कार्यक्रम होता है, वो केवल हमारी आपकी असंतुलन से है। ज्यादा नमक है तो असंतुलन है, ज्यादा चीनी है तो असंतुलन है। क्या कारण है? मृदा स्वास्थ्य खराब होने के कारण और उसके निवारण क्या कारण है? क्यों मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा है? एक एक पॉइंट पर आपको विचार करने की जरूरत है। भूक्षरण है। पूरे दिन बैठ करके आप लोग, जहां भी आप जिस गांव में बैठे, मैं पूरे जनपद के गांव में जाता हूं, मोस्टली मुझे खेत में बरसात के पहले लकड़ियां खेलते हुए मिलते हैं। लकड़ियां यहां लोकल एक खेल होता है, लकड़ियां समझते हो? 4 6 6 10 10 लोग बैठ करके कापी में लिखते हैं, पत्ते खेलते हैं। क्या ये भूषण को हमने, भूछ माने मिट्टी का क्षरण माने रुकाव, पानी की वजह से, मेड़ कटने की वजह से, पेड़ न लगाने की वजह से, लगातार बारिश की वजह से जो हमारे मिट्टी के कण खेत के बाहर चले जाते हैं, उसको कहते हैं भूक्षरण। भू माने मिट्टी का, क्षरण माने लाश। जो पानी के माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, या अन्य कोई कारण से हो सकता है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी प्रोडक्टिव लैंड है, जो कण है, मिट्टी है, वो हमारे बाद से दूर चली जाती है। पोषक तत्वों का बह जाना, ये सबसे बड़ी बात है। एक मेरा इस पर बहुत अच्छा काम है। वो काम क्या है? जितने भी सम्मानित किसान भाई बैठे हुए, केवल बरसात के पानी को, पहले पानी को खेत में रोक लो। मैंने क्या कहा है? केवल बरसात के पहले पानी को खेत में रोक लोगे, 30% उत्पादन बढ़ के मिलेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि पहला पानी जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत होती है, उसमें जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसीलिए जब कोई बच्चा या आदमी पहले पानी से भीग जाता है तो उसके शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, खुजलीपन हो जाता है। यही उसका कारण होता है। तीसरी बात आती है जलमग्नता, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है। यह भी एक बड़ी समस्या है। जैसे हमारा आसेरन है, हमारा तिरवा का ब्लॉक है, उमरदा का ब्लॉक है, जो नदी के नहर के किनारे के इलाका है, वो क्या करता है? पानी की वजह से फ्लडिंग हो जाती है, भर जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट लॉस होता है और सॉइल में जो सबमर्ज कंडीशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरी बात है कार्बन की हानि, आप सभी पता है। अब आप ये साइंस क्या है समझने की कोशिश करिए। आपने 1 बीघा में 2 बोरी डीएपी डाली। डीएपी ऐसे नहीं मिलती है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो उसमें मिनरलाइज होती है, और उसको मिनरलाइज करने के लिए कौन से जीवाणु, और जीवाणु को चाहिए भोजन। भोजन मिलता है ऑर्गेनिक मैटर से, कार्बनिक पदार्थ से। इसलिए लगातार हमारी मिट्टी में जीवांश पदार्थ की कमी होती चली जा रही है निरंतर। आप सभी जानते हैं ऊसर मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, अम्लता हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है नहीं, ये हिलीज एरिया के प्रॉब्लम है, या नॉर्थन ईस्टर्न एरिया की, हमारे यहाँ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोषक तत्वों का दोहन, भारी तत्वों का, ये है कारण, निवारण है। कैसे हम इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं? सारी चीजें हैं। दलहनी फसलें हम करेंगे, मक्का करेंगे। हम दलहनी फसलों को नहीं ले जा रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारी ताकत को, हमारी मिट्टी की ताकत को, हमारी हवा की ताकत को लेकर के हमारे मिट्टी वातावरण को स्वस्थ बनाते हैं, उनको करने की जरूरत है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, ये जो बिंदु है, बस इसी की बात हो रही है। सिंपल सी हमने बात करी, चले गए। हमने आलू गढ़ना है तो हमने सारी व्यवस्था कर ली। किसी भी किसान के घर में चले जाइए, मेरे पास 50 किसानों की लिस्ट ऐसी है जिन्होंने आलू गाड़ने के लिए यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक की व्यवस्था कर रखी है। आप घर में खुलवाइए, आधा घर केवल इसी से भरा हुआ है। क्यों? ये सबसे सिंपल है। आपके गोबर की खाद डालोगे, आपको दिक्कत है, ट्राली लाओ, लेबर लगाओ, भराओ, ट्रांसफर कराओ, डिस्कम्पोज कराओ, और यूरिया डालो, सवेरे सुबह डालो, 2 घंटे वो आलू बुआई कर दो। ये जो सारी चीजें हैं, ये पैरामीटर्स हैं। क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य का आधार क्या होना चाहिए? किसको कहेंगे कि मिट्टी स्वस्थ है? जैसे हमारी जांच होती है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आप देख लीजिए, हमारी मिट्टी का आकार ये होना चाहिए, पीएच मान, ये बड़ा अच्छा पैरामीटर होता है। बहुत से पोषक तत्व ऐसे होते हैं कि अधिक पीएच की वजह से उपलब्ध डालिए, आप खेत में डालिए, उपलब्धि नहीं होंगे। जैसे जिंक, आपको पता है
कि आप जब जिंक खेत में डालते हैं तो हाई पीएच, उमरदा, सौरिक, हसेरन, और जहां आप बैठे हुए हैं, हाई पीएच मींस मोर देन 9, वहां पर जिंक डालने के बाद भी उसका रिस्पांस नहीं आता है। केवल 1%, ओनली 1%, 1%, 99% वो वहीं मिट्टी में फिक्स बनी रहती है। आप धान में भी डाल रहे हो, गेहूं में भी डाल रहे हो, आलू में भी डाल रहे हो, अन्य फसलों में डाल रहे हो, नहीं। जिंक का प्रयोग एक खेत में एक साल में अगर बैलेंस मात्रा में कर दिया है, 1.5 किलो या 2 किलो जिंक सल्फेट डाल दिए, तो 3 साल तक आपको जिंक नहीं डालना है। उस खेत में 3 साल तक जिंक का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप लगातार सतत प्रयोग करते चले जा रहे हैं तो उसकी वजह से इतनी अधिकता हो जाएगी, वो मिट्टी में फिक्स करते 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 एक ऐसा साल्ट बना देंगे, ढेला बना देंगे, जो अघुलनशील मात्रा में बन जाएगा, जो आपकी मिट्टी के और फसल के स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर है, मैंने बताया भी था, अगर आपकी मिट्टी में 0.8 से 1% ऑर्गेनिक कार्बन है तो आप ये मान के चलिए कि हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी स्वस्थ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आदमी के अंदर खून होता है तो आधी बीमारी उसके पास नहीं आती हैं, और जब आदमी के पास खून नहीं होता है तो सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं। वही हालत हमारी मिट्टी की है। ऑर्गेनिक मैटर, उपलब्ध फास्फोरस, ये हमारे पैरामीटर्स हैं, आप इसको ले लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, मैं आपसे जो करने जा रहा हूं, जो भ्रामक स्थितियां चल रही है उसको आप समझने की कोशिश करिए। आपके जनपद में टीएसपी सप्लाई किया गया, टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट। किसानों के एक ही मन में है कि हमें चाहिए तो डीएपी चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। ट्रिपल सुपर फास्फेट बहुत अच्छा विकल्प है, जिसमें 46% जितनी भी डीएपी में मात्रा होती है फास्फोरस की, उतनी ही मात्रा टीएसपी में होती है। किसी भी फसल को पूरी आपकी एग्रीकल्चर का मैंने इसी स्लाइडों में कंसंट्रेट कर दिया है। आपके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। अगर शंका हो तो मुझसे बात कर लेना। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। संतुलित एवं दक्ष उर्वरक प्रयोग, समय नहीं है, मैं जल्दी जल्दी खींचूंगा इसको। ये भारतीय कृषि में कुछ प्रॉब्लम्स हैं आज, जिसकी वजह से भारतीय कृषि के लिए चैलेंजेज आ गए हैं। किसानों के सामने, वैज्ञानिकों के सामने, अधिकारियों के सामने चैलेंजेज हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम करें, इस प्रॉब्लम से बाहर आए। पहली, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, असमय वर्षा होना, आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, बिजली को तड़प करके किस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये सडन चेंजेज हैं। आज हमारा सितंबर में जो एवरेज वर्षा कम होती थी, आज हम सबसे महीना से सबसे ज्यादा वर्षा हमें सितंबर में प्राप्त हो गई। अभी भी आजकल 2 दिन वर्षा है, यह चिंता का कारण है। कार्बनिक पदार्थ में गिरावट मैंने बता दिया। इस पर अब समस्या क्या हो रही है, हम कभी कभी ये डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि इसमें तत्वों की कमी है या कोई बीमारी है या रोग लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरे पास ये आती है कि यूरिया डाली, आपको लगा है कि यूरिया हमने डाली और हमें मालूम कितना % प्रयोग होता है, उपयोग में आती है मात्र 30%। जितनी भी यूरिया डालते हो उसका 30% हम उपयोग करते हैं, 70% वो लॉस हो जाती है। किसकी वजह से? फिक्सेशन हो जाता है, स्तरीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण। अभी आपने हमारे सर बता रहे थे, आगे पढ़ रहे थे कि यूरिया प्लेट में रखो, धूप में रखो, और थोड़ी देर बाद कहां चली गई? दैट इज कॉल्ड वोलेटाइजेशन लॉसेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और थर्ड वन, डिनाइट्रिफिकेशन, जो हमारी धान की एरिया है। एक नाइट्रिफिकेशन होता है, दैट इज मिनरलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, और एक डिनाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब जो उसका गलत रिवर्स है, ऐसी पोजीशन की वजह से। तीसरा आता है फास्फोरस। अब बताइए आप, डीएपी मिलती है 13,500-1400 की, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आपको पता है कितने % उपयोग में होती है? 15 से 20%।
भागे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो, रात भर खड़े हो, 10 बोरी डीएपी, 20 बोरी डीएपी। नो 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 नो, आपको पता नहीं है साइंस, आपको साइंस नहीं पता है। केवल 15% उपयोग होती है, 80 मोर देन 80% वो वहीं पड़ी है, 80% वहीं पड़ी है। क्यों इसलिए पड़ी है? मिट्टी में फिक्स कर गई स्थिरीकरण। जो हमारी क्षारीय मिट्टी है, जहां का पीएच हाई है, वहां पर होता है एल्युमिनियम और आयरन के फास्फेट बना देते हैं, साल्ट बन जाता है, साल्ट पत्थर, वो मिट्टी पकड़ लेती है अपने अंदर। है तो पड़ा है, लेकिन पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पोटास ये केवल ठीक है, हम जब पोटास डालते हैं ये 70-80% पौधा इसको प्राप्त कर लेता है, केवल इसके लॉसेस बहुत कम चांसेस हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट देखिए आप 1 से 2%, इसलिए मैं कहता हूं कि जिंक का प्रयोग जब भी करिए, एक खेत में एक बार कर दिया है तो 3 साल तक आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट है खेती में सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए, लगातार सतत उत्पादन के लिए। ये गुरु जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत भी आवश्यक है। आपको नहीं पता है आप खेती कैसे कर रहे हो, आप खेती की सेहत को लगातार बिगाड़ रहे हो। सभी तत्वों का सोर्स ये देखिए पूरी है। ये पाई बार 5 आर मीन्स फर्स्ट वन, राइट सोर्स। अगर नाइट्रोजन देना है तो हमें किससे देना है? यूरिया। यूरिया इज द बेस्ट सोर्स। आपने विकल्प करो, अमोनियम सल्फेट को लगा दिया है, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट को लगा देते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए है, वो सभी क्रॉप के लिए नहीं है। बट हमारे लिए यूरिया का, नाइट्रोजन का सबसे बढ़िया सोर्स है, दैट इज यूरिया। इट कंटेन्स 46% नाइट्रोजन। राइट सोर्स, राइट डोज। अब आपको पता नहीं है, केवल आलू में जरूरत है 350 किलो यूरिया की पूरे हेक्टेयर में। केवल आलू में 1 हेक्टेयर में बोरी की जरूरत है डीएपी 5 की, आप डाल रहे हो 25। क्यों? आपको पता ही नहीं है। आप घर घर में, कल माननीय मंत्री जी ने कहा था, अभी 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उमरदा में कहा था कि आप खेत में डीएपी बो रहे हो कि आलू बो रहे हो, पहले तो आप ये तय करो। भाई पढ़े लिखे समझदार हो गए हो, आप खेत में डीएपी बो रहे हो, वो डीएपी जब आपके घर में जा रही, खेत में जा रही, रिश्तेदारों के पास जा रही है, तो वो जहर का कैंसर पैदा कर रही है। डीएपी में डाई अमोनियम फॉस्फेट, दैट इज 100% केमिकल। आप क्या कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। राम बाबू अपने खेत में 2 बोरी बीघा डाल रहे, तो आपने भी सुनकर रात में नींद नहीं आया, आपने भी 2 बोरी बीघा डालने लगे। आपको पता है पौधा उतना ही खाना लेता है जितना उसको भूख होती है। हम उतना ही खाना खाएंगे जितना हमें भूख होगी। हम बफर सिस्टम में जाते हैं, बफर सिस्टम में 1000 लोगों को खाना बना, हम 1000 लोगों को खाना नहीं खाते हैं। हम प्लेट उठा करके उतना ही खाना लेते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। सेम थिंग प्लांट के लिए, पौधे के लिए उतना ही है। आप 10 बोरी डाल दीजिए बीघा में, लेकिन पौधा उतना ही नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी लेगा जितना उसको आवश्यकता है। आप ज्यादा डालोगे, आपकी मिट्टी खराब, आपकी हवा खराब, आपका पानी खराब, आपका स्वास्थ्य खराब, आपका पानी, पशु सारे के सारे ये बीमार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मेरी आप इस बात को मानिए। राइट प्लेस। अब आपको पता ही नहीं है डीएपी कहां देनी है। आप खड़ी फसल में डीएपी दे रहे हो, आपकी फूल गोभी है, खड़ी फसल में डीएपी डाल रहे हो। डीएपी के पैर नहीं होते हैं, इसको जहां डाल दोगे वहीं बैठी है। यूरिया के पैर होते हैं, इसको वहां डालो जहां जड़ें हैं। इतने महंगे इनपुट को बर्बाद मत करिए। और राइट टाइम। यूरिया का हमेशा, डीएपी का प्रयोग हमेशा बुआई के समय किया जाता है। आप बुआई के 1 महीने बाद करते हो। ये जो भ्रांतियां हैं, ये इनको आपसे इनके निकल के आपको आगे आना पड़ा। और राइट कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट बात है। क्या इसको मिलाने से कोई रिएक्शन होता है? आप कोई 3 चीजें मिलाइए, उसको आधा चम्मच, अभी बता रहे थे हमारे पूर्व जो वक्ता थे कि उसको मिलाकर देख, अगर थक्का बनता है,
अगर उसके अंदर कोई क्लाटिंग होती है तो फिर वो हमें मिलाना नहीं है। अगर मिला देंगे तो उसकी एफिशिएंसी चली जाएगी और फसल पर उसके साइड इफेक्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट वन, ये है नत्रजन का उर्वरक। देखिए कैसे मैनेज करेंगे हम, कैसे मैनेज करेंगे। एक नत्रजन ऐसा उर्वरक होता है जिसको टुकड़ों में देना है, बुआई के समय जरूर देना है, रोपाई के समय जरूर देना है, और फिर 20 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद। मतलब अगर 2 डोज की जगह हम 3 डोज कर देंगे तो 30% एफिशिएंसी को हम 60% ले जाएंगे। जितनी डोज बढ़ा देंगे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कभी एक फसल, और यूरिया का प्रयोग एक और रिकमेंडेशन है, कभी भी सूखे खेत में मत देना। दोपहर के बाद नमी युक्त, जब नमी हो, मॉइस्चर हो खेत में, तभी देना। सूखे खेत में पानी लगाने के पहले यूरिया मत देना, उसका लॉस हो जाता है। और बाकी आप कलर तो देख ही लेते हो, जरा सा अगर कलर हुआ, यूरिया कमी है, डाल दी बोरी, उठा के डाल दी। फास्फोरस, ये देखिए कहां कहां से इसके सोर्स है, कैसे, जो डीएपी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, ये देखिए प्रबंधन प्रणाली और परिस्थितियां हमारी कहां कहां होगी, तो किस तरह से हम फास्फोरस डीएपी का इसको मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन, पोटास, ये देखिए जो आप परपरा कहते हो, भाई सभी किसान भाई अटेंशन करिए, जो आप परपरा कहते हो, परपरा इज ए नॉट एनी डिजीज, इट इज ए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ये विकार है। कैसा विकार है, ये देखिए, ये जो मार्जिन्स आती है, ये देखिए मार्जिन्स, ये जो मार्जिन्स है, ये मार्जिन्स जो आती है, इसको जब हाथ से तोड़ोगे तो कट से टूट जाएगी। कट से मतलब बर्निंग हो जाती है, जैसे किसी ने पत्ती का किनारा मार्जिन को जलाया है। अगर आपके आलू की फसल में, आपके मक्का की फसल में, आप किसी भी फसल में अगर इस तरह से लक्षण आते हैं तो ये पोटास की कमी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट वन, कैसे मैनेज करेंगे वो लिखा हुआ है, आप समझ लेंगे, कोई बात नहीं है। ये हमारे इंटीग्रेटेड है। मतलब मेरा कहने का है कि हमें गोबर की खाद, हरी खाद, अवशेष प्रबंधन के साथ साथ अगर यूरिया, डीएपी, पोटास जिनका प्रयोग करेंगे तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन मिलेगा, लगातार उत्पादन मिलेगा, मिट्टी की स्वास्थ्य सस्टेन करेगा, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। आप चाहेंगे तो इसका फोटो लेते रहिए, जैसा भी है। नेक्स्ट वन, ये देखिए है, ये जो हम लोग बात करते हैं आज, आप इसकी फोटो ले लो, जितने किसानों के पास हो इसकी फोटो ले लो। आप सॉइल एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसका घोल बनाएंगे, कैसे एप्लीकेशन करेंगे, वो आप इसको ले लीजिए। बस मेरा आपसे एक बात कहना है कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मिनिमम प्रयोग करिए। एक बार प्रयोग कर दिया है तो थोड़ा वेट करिए। वो अपने खेत में नहीं डाल रहे तो आप डालोगे, आपकी खुराक अलग है, उनकी खुराक अलग है। कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर का उद्योग चल रहा है, हालांकि ये तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, भी बताने की कोशिश करेंगे बाद में। ये उर्वरक बताया गया, अभी भाई साहब ने बताया ही है। मेन बात देखिए मैंने क्या लिखाया है, सेफ सॉइल सेफ लाइफ। बंधुओं, मेरे प्रेजेंटेशन का एक निष्कर्ष होता है, मेरा एक मतलब होता है, मैं साइंस नहीं, मेरी साइंस बोलती है, मैं साइंटिस्ट हूं। सेफ सॉइल सेफ वाटर लाइफ। आज जरूरत किस बात की है? वाटर हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉइल हेल्थ। आज के 20 साल पहले कोई पानी की बोतल लेके नहीं चलता था। एग्जाम्पल से ये आज छोटे से लेकर के बड़े आदमी के बीच में चले जाओ, उसके बोतल में पेन छूट सकता है, चश्मा छूट सकता है, पर पानी की बोतल। हमारे जनपद में सिकंदरपुर के पास एक सम्मानित किसान भाई थे, वो एक इनपुट डीलर के पास गए, उनकी 3 एकड़ धान थी। आप सभी लोग बहुत केयरफुली इसको सुनिएगा। उन्होंने खरपतवार नाशी के रूप में प्रेटिलाकोर रिकमेंड कर दिया। प्रेटिलाकोर आती है, एक दवा आती है खरपतवार मारने के लिए। उन्होंने दवा डाली और पूरी वो थोड़ी सी 1 एकड़ की जगह वो करीब 3.5 बीघा में डाल दी। उसके साइड इफेक्ट्स ये आ गए कि 1 महीने की धान टोटली बिल्कुल पीली और एक एक पौधा खड़ा। वो किसान संबंधित इनपुट डीलर के पास गए, उन्होंने कहा कि साहब हमने बताई नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं साहब आपने बताई थी, आपकी दुकान से लिया, मैंने डाला है। उन्होंने कहा साहब हम FIR करेंगे।
तब तक उन्होंने किसी से एक इनपुट डीलर जो उनका दोस्त था उसने हमारा क्लास लिया था कन्नौज में। उसने कहा कि साहब इसका निकाह डॉक्टर अरविंद के पास हो सकता है। उन्होंने मुझे फोन किया, फिर मैंने दोनों इनपुट लीडर और किसान से डिटेल में वार्ता की, 2 दिन का समय लिया, पूरी हिस्ट्री पढ़ी। आपने कभी भी देखा होगा, आपको भी है, हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं एग्रीकल्चर से, जब कभी कभी कोई हर्बिसाइड या कीटनाशक का दवा प्रयोग किया, मोस्टली हर्बिसाइड्स का ही होता है, जब प्रयोग करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आते हैं पौधे पे, वो पौधा पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने का कारण यह होता है कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन रुक जाता है, पानी की सप्लाई लेस हो जाती है, फूड की सप्लाई लेस हो जाती है, अल्टीमेटली क्लोरोफिल फॉर्मेशन कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमने जब पढ़ा और साइंस को देखा, एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपसे भी मैं बता के जा रहा हूं। हमने क्या किया, कोई भी किसान को 15 बीघा धान में कोई भी एप्लीकेशन क्या दिया, एक टंकी में 100 ग्राम ग्लूकॉन डी, एक टंकी 16 लीटर में 100 ग्राम नॉर्मल वाला, कलर वाला नहीं, फ्लेवर वाला नहीं, जो नॉर्मल ग्लूकॉन डी आता है, जिसको हम लोग पीते हैं ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज पीते हैं, एक टंकी में 100 ग्राम का घोल कराया। और हमने कहा ये केवल हम जानेंगे, आप जानोगे, तीसरा कोई नहीं जानेगा। और भाई साहब वो लेके आया और उसने अप्लाई कर दिया। इमेजिन, आप सोच नहीं सकते हो। तीसरे दिन किसान मुझे कॉल बैक करता है, साहब आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आपने FIR बचा ली। और वो 15 बीघा धान आज किसी के खेत से 21 हो गई है, केवल 15 बीघा कितने में, 200 रुपए में। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। आपसे भी आज मैं बता के जा रहा हूं, आप जब भी किसी भी दवा का प्रयोग करिएगा, अर्ली स्टेज में 40 से 45 दिन के अंदर अगर आपने हर्बिसाइड का प्रयोग किया है और सेटबैक लग जाए क्रॉप में, पीलापन आ जाए, टिलरिंग ना हो, ग्रोथ ना हो, तो केवल एक टंकी में 100 ग्राम नॉर्मल वाला ग्लूकोज डाल के शाम मीटिंग छिड़काव कर देना और तीसरे दिन बाद मुझे फोन करना कि डॉक्टर साहब ये परिवर्तन नहीं, चमत्कार हो गया। तीसरी चीज, अब मैं एक बात बताना जा रहा हूं जो जनपद में त्राई त्राई मची हुई है, बट नोट कर लो केवल। अगर मार्केट में DAP उपलब्ध है, 3 विकल्प हैं, तीनों को नोट करिएगा। अगर DAP मार्केट में आपको सुगमता से मिल रही है तो 1 हेक्टेयर आलू की बता रहा हूं, फिर 1 बीघा की बता रहा हूं, नोट करिए मात्रा। यूरिया 350 किलो, 350 किलोग्राम का मतलब 6-7 बोरी, 1 हेक्टेयर की बात हो रही, 12.5 बीघा की। DAP 220 मतलब 5 बोरी। अगर DAP सुगमता से मिल रही है तो पोटास 170 किलो, ये 1 हेक्टेयर की है। अब बीघा में कैसे करेंगे, 25 से 30 किलो यूरिया बीघा में, ये बीघा की है, वो 12.5 बीघा की है, ये बीघा की है। DAP 17 से 18 किलो बीघा और पोटास 13 से 14, ये 1 बीघा की है। ये आलू की बात हो रही है। अगर बाजार में DAP नहीं है, अभी कई किसानों के फोन आए, TSP है, ट्रिपल सुपर फास्फेट, TSP अगर बाजार में है, DAP नहीं है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम परेशान, हंस के लीजिए, हंस के, बल्कि उसमें 14% कैल्शियम भी होता है, 7-8% दूसरी चीजें भी पाई जाती है। अगर TSP बाजार में है तो क्या करेंगे, तब यूरिया आएगी 400 किलो, 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर के 12.5 बीघा की बात हो रही है। TSP पड़ेगी 220 किलो, TSP कितनी जरूरत पड़ेगी, 220 किलो, और पोटास 170 किलो बीघा में लोड करेंगे तो यूरिया 30 से 32 किलो, TSP 17 से 18 किलो और पोटास 13 से 14 किलो। अब तीसरा विकल्प बाजार में क्या है, NPK 12-32-16, NPK मिक्सचर 300 किलोग्राम मतलब 6 बोरी, 1 हेक्टेयर की बात है पहले, फिर बीघा के लिख लेना। यूरिया पड़ेगी 360 किलो यूरिया, 360, और पोटास पड़ेगा मात्र 90 किलो।
अगर एनपीके मिक्सचर आपका 12, 32, 16 बाजार में उपलब्ध है तो आप इसको 400 ग्राम यूरिया, इसके बाद आपकी 360 किलो यूरिया, 300 किलो आपका एनपीके में 90 किलो, फिर पोटास नहीं देना है, मात्र 90 किलो लगेगा हेक्टेयर में। अब इसमें आप कहेंगे कि साहब हम तो डीएपी डालते हैं 2 बोरी भी का। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, मैं एक वैज्ञानिक के नाते, एक अच्छे समाज सुधारक के नाते आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पौधा उतना ही तत्व लेगा जितनी उसकी भूख है। आप दूसरे को देख के खेती मत करिए, आप विज्ञान के साथ खेती करिए। एक सवाल पूछना है, केवल मेरा एक सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी व्यक्ति बता दे मिट्टी के घटक कौन कौन है। अच्छा दूसरा, अगर ये भी नहीं बता पा रहे हो, एक बात बता दो, क्या ये मिट्टी जीवित है? ये जीवित है? इनकी बात से सभी लोग सहमत हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच को देने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक ये इनाम पाने के लिए। बहुत अच्छी बात सर ने कही कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हम भी चाहते हैं कि किसान हर चीज़ के लिए कोशिश करता रहे। जो भी नवाचार आते हैं, नई स्कीम्स आती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनको अपनाइए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और कुछ और छोटी छोटी कोशिशें आप करते रहें अपनी फसल को और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए, गुणवत्ता के सुधार के लिए। इसके लिए एक और खास स्पीच है आपके बीच, जिसके बारे में हम बात करने के लिए मंच पर आमंत्रित मैं करना चाहूँगी। मिस्टर आशीष सेमवाल सर हैं आरएमएम इफ्को एमसी से, जो आपको बताएंगे कि आलू के जो किसान हैं वो किस तरीके से गुणवत्ता युक्त आलू उत्पादन ले सकते हैं। सर प्लीज मंच पर आएं और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं। पर जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। धन्यवाद ग्रीन टीवी का, आज इस तरह से प्रोग्राम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में कराया गया है। मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर महोदय साहब का, कृषि विज्ञान से आए हुए वैज्ञानिक महोदय का, और डीएचओ साहब का, इफ्को से हमारे सीनियर अधिकारी का, तथा जनपद के विभिन्न जगहों से आए हुए सभी किसान भाइयों, इफ्को और इफ्को एमसी की टीम कन्नौज जनपद से, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग सुबह से यहां पे आए हैं और विभिन्न टॉपिक पे जो जानकारी ले रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए इफ्को की सहयोगी संस्था इफ्को एमसी क्रॉप साइंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वर्ष 2015 में इफ्को ने एक सहयोगी संस्था बनाई जिसका नाम रखा इफ्को एमसी क्रॉप साइंस, जो कि इफ्को और मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के संयुक्त उद्यम है। इसके अंतर्गत सभी तरह की कीटनाशी, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी जो कि हमारे खेत में समय समय पे आवश्यकता पड़ती रहती है, उनका इफ्को एमसी निर्माण करती तथा अपने समितियों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि कन्नौज जनपद की बात आती है तो सबसे मुख्य फसल यहाँ की आलू है। आप सब लोग जानते हैं कन्नौज फर्रुखाबाद का जो ये क्षेत्र है आलू के लिए बहुत प्रचलित है। तो हम आलू की बात करें, रबी सीजन शुरू होने जा रहा है, क्या क्या समस्याएं हमारी फसल में आती हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य है जो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है। अगर वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात और एमपी की बात करें तो हमें आलू की फसल के लिए पहली बात क्या करना चाहिए, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। आलू की फसल में शुरुआत कहाँ से होती है? बीज उपचार से। अगर हम बीज उपचार करते हैं तो हमारी आलू में जो आने वाले चित्ती रोग है, जिसको आप ब्लैक स्कर्फ बोलते हैं, ये समस्या नहीं आती है। और बीज उपचार हर फसल के लिए आवश्यक होता है। आप देखते होंगे, आप किसी भी फसल में अगर बुआई कर रहे हैं तो बीज बोने से पहले उसको उपचारित करके बोना चाहिए। जैसे कि हम छोटे बच्चों को पोलियो का टीका लगाते हैं कि आने वाले समय में कोई बीमारी से ग्रसित ना हो, तो उसी हिसाब से फसल को बीमारियों से बचाने के लिए बीज जनित जो बीमारियां होती हैं उसके लिए बीज उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए इफ्को एमसी का जो उत्पाद है नोजावा के नाम से है, आप देख रहे होंगे फोटो, और इसमें आपको थाइफ्लूजामाइड इसमें टेक्निकल है। इसको 15 लीटर पानी में आप 150 ml का मिक्स करके और 1300 से 1500 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसका जो
तरीका है, आप लोग कोल्ड से जब आलू निकालें तो इसको एक बार सुखा दें, यानी छाया में रख दें, उसे फैला के रख दें। 1 हफ्ते बाद ही आप आलू के बीज का शोधन करें। अगर आप तुरंत आलू को कोल्ड से निकाल के उसका शोधन करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कई बार जमाव में समस्या आती है, ये आलू सड़ जाता है, क्योंकि कोल्ड में उसका टेम्परेचर बहुत डाउन होता है और जब बाहर आता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। तो किसान भाइयों, जब भी आप आलू का कोल्ड से निकालें 1 हफ्ते आप खाली स्थान पे उसको फैला के रखें। उसके बाद जो नोजावा उत्पाद है इफ्को एमसी का, इसमें टेक्निकल थाइफ्लुजामाइड है, इसको 150 ml 15 लीटर पानी में घोल के 1300 से 15 किलो बीज आलू का जो होता है उसको फैला दें और उसके ऊपर स्प्रे कर दें। 1 राउंड स्प्रे करके फिर उसको पलट दें, फिर स्प्रे कर दें और पूरी रात के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद अगले दिन ही आप इसकी खेत में जाके गड़ाई कर सकते हैं। ये तरीका इस माध्यम से हमने दिखाया गया है। आप देखते होंगे सबसे पहले घोल तैयार कर दिया, आप उसमें डिप भी कर सकते हो अगर स्प्रे नहीं करते हैं तो। तीसरा उसमें है कि उसको पानी को हटा देना चाहिए, यानी आप ड्रिप कर दें, थोड़ी देर उसको डुबा के रखें, उसके बाद उसको हटा दें। फिर पॉलीथीन या कोई चीज़ प्लास्टिक की चीज़ या उस चीज़ को छोड़ के उसके ऊपर पेपर बिछा के उसके ऊपर आलू को फैला देना है और उसके बाद 1 रात जब ऐसे छोड़ देते हैं तो अगले दिन आप अपने मुख्य खेत में लगा सकते हैं। ये इसका बीज उपचार करने का एक तरीका है और हम लोगों को इसे फॉलोअप करना चाहिए। यदि इसको हम फॉलोअप नहीं करते हैं तो कई बार आप कहते हैं सब दवाई ख़राब निकल गई है, आलू सड़ गया है। तो ये चीज़ें अगर आप प्रॉपर यूज करते हैं आलू की फसल में तो आपको उस दवाई का जिसको आप प्रयोग करते हैं उसका 100% लाभ मिलता है। उसके बाद ज़मीन को भी उपचारित करना जो भूमि जनित होती है, जैसे कि आप देखते होंगे आलू में इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है स्कैब, जो कि आलू में चित्तीदार या जिसको आप बोलते हैं आलू के चेचक की बीमारी आ गई है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आलू की जब आप बुआई करें तो ज़मीन में सल्फ़र को ज़रूर ऐड करें, जो सल्फ़र बेंटोनाइट हमारा आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अगर दीमक की समस्या उन क्षेत्रों में है तो सिंजन एक उत्पाद है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने एक उत्पाद यहाँ पे मोयासी भी लिखा है। मोयासी इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें थाइफनेट मिथाइल है, यह ज़मीन संबंधी और भी बीमारी को नियंत्रित करता है। यदि हम बुआई के समय इसको मिक्स करके कोई भी आप जो खाद बुरकाव कर रहे हैं उसमें मिक्स करके अगर खेत में प्रयोग करते हैं तो एक तो चेचक की समस्या रुक जाएगी, दूसरा दीमक की समस्या वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। खरपतवार नियंत्रण करना हर फसल में आवश्यक है। आप देखते होंगे हम जितना भी खाद पानी देते हैं तो खरपतवार सबसे ज़्यादा लेते हैं और तंदुरुस्त हो जाते हैं। उसके लिए हमारे पास तानोसी जो कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार तथा कुछ सक्रिय पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए इसको 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। आलू में सबसे ज़्यादा जो समस्या और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है बीमारियां उसकी है। एक बीमारी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें काली चित्ती का रोग आ जाता है, आलू में चित्तीदार काला पपड़ी सी जम जाती है। तो उसके लिए तो बीज का उपचार करके ही आपको बोना है। दूसरी जो समस्या आती है पोटैटो स्कैब, आप देखते होंगे कि आलू ख़राब हो जाता है और उसको काटने के बाद भी वो आलू दुर्गंध उसमें आने लगती है और उसके बाद अगर उसका बाज़ार भाव में जाता तो बाज़ार भाव भी नहीं मिल पाता है। स्टम्प कैंकर कई जगह भी बहुत ज़्यादा समस्या 40-45 दिन के आलू में देखने को मिलती है कि आलू का पत्ता एकदम बुटुर जाता है ऊपर को, अगर हम उसके तने को निकालते हैं तो तने के ऊपर काली काली धारी जैसी बन जाती है और उसके नीचे जो आलू का साइज़ भी होता है बहुत छोटा साइज़ होता है। अगला है अर्ली ब्लाइट, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं कि अगेती झुलसा आलू में जो है पत्ती के, अगर आप अगेती और पछेती झुलसा 2 तरह की जो मुख्य बीमारी हैं उसमें देखें तो अगेती झुलसा का जो लक्षण होता है पत्ती के बीच से आता है और गोल गोल जैसे रिंग टाइप के बनाता है बाहर की तरफ को, और ये चीज़ आप देखते हो जैसे मकड़ी जाला बनाती है रिंग साइज में, उसी टाइप से अगेती झुलसा में पत्तों के ऊपर लक्षण आपके दिखाई देने लगेंगे। और जब ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता है तो पूरा तने तक ही आ जाता है। पछेती झुलसा जो कि आपको पता है आलू की एक बहुत बड़ी बीमारी है और जब ये बीमारी आती है तो उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। जब ह्यूमिडिटी होती है यानी जब आर्द्रता होती है और आप देखते होंगे 4-5 दिन तक कोहरा लगा है, छठे दिन मौसम खुल गया, हल्की बारिश हो गई तो पछेती झुलसा आने की संभावनाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सब शुरुआती अवस्था में इसमें क्या होता है पत्ती के निचली सतह पे सफ़ेद पाउडर सा जम जाता है, जैसे होता है कि उल्टी साइड में आप देखेंगे शुरू में बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग फेज में अगर मौसम चेंज हो रहा है
तो पत्ती के निचली सतह पे सफ़ेद रुई जैसी जम जाती है और रातों रात अगर आप देखेंगे तो पूरा पत्ती से लेके तना गल जाता है और आलू की भी फसल मुश्किल हो जाती है बचानी उस समय। एक और होता है इसको स्पॉट बोलते हैं, लीफ स्पॉट बोलते हैं, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है। एक है पोमा डिजीज, ये लास्ट वाला जो बीमारी है आप देखते होंगे जब आलू लास्ट स्टेज पे होता है पत्तियां पीले पड़ के गलने लग जाती हैं। तो ये मुख्य बीमारी आप आलू में देखने को मिलता है। इसका निदान कैसे करें, इफ्को एमसी के पास क्या क्या उत्पाद हैं जिसको हम कर सकते हैं, यही मैंने लक्षण के बारे में जो आपको बताया इसमें हमने डिटेल किया है। अगेती झुलसा और पछेती झुलसा के पत्तों के ऊपर लक्षण पहचानने जरूर आने चाहिए ताकि हम जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार ही उसमें हम दवाई का प्रयोग करें। अगेती झुलसा की अगर हम बात करें, बीमारी कोई भी हो किसी भी फसल में हो, हमेशा बीमारी आने से पहले ही हमें उत्पाद फफूंदनाशी का प्रयोग करना चाहिए तो हमारी बीमारी 100% कंट्रोल हो जाती है। यदि बीमारी आ चुकी है उसके बाद हम कोई भी फफूंदनाशी का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमारी बीमारी को रोकने में खर्चा भी ज़्यादा लगता है और दवाई की मात्रा भी ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए शुरुआती अवस्था में जो आप लोग M45 खूब लोग प्रचलित हैं, अच्छी तरह जानते हैं, जब तक फसल में बीमारी नहीं आती है आप M45 का प्रयोग कर सकते हैं जो अपने पास सत्सुमा के नाम से है। 300 से 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से शुरुआती अवस्था में डाल सकते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इसकी मात्रा 500 ग्राम तक भी आप पर एकड़ ले जा सकते हैं। ये दो उत्पाद मैंने यहाँ पे अगेती झुलसा को नियंत्रण करने के लिए आपको बताए हैं। कागुया एक कम्बिनेशन प्रोडक्ट है, कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक सुकोया का है जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबोकोनाजोल है। ये दोनों उत्पाद अगेती झुलसा को रोकने में सहायक है। पछेती झुलसा को मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप लोग देखें मौसम चेंज हो रहा है, मौसम बदली हुआ है, आर्द्रता ज़्यादा है और उसके बाद बारिश आ रही है, छींटे भी बारिश के आ रहे हैं तो समझ जाना कि पछेती झुलसा बहुत तेज़ी से आने वाला है। पछेती झुलसा आने से पहले आप M45 का प्रयोग कर सकते हैं। M45 एक ऐसा उत्पाद है कि जो बीमारी आने से पहले उसमें प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रिवेंटिवली उसको यूज करते हैं। और यदि बीमारी के लक्षण शुरुआती में दिखाई दें तो आप सोदात्सु का प्रयोग करें जिसमें साइमेक्सोनिल प्लस मैंकोजेब है। ये एक उत्पाद है जो शुरुआती अवस्था में आप प्रयोग कर सकते हैं 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है, आप देखते होंगे कि जब आप 15-20% तक आपका खेत में प्रॉब्लम आ रखी है तो एक नया उत्पाद हमने दिया है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है, वो है किजूना के नाम से। ये इसमें स्टेज दिखाई दी है, किस स्टेज पे हमें कौन सा उत्पाद ले जाना चाहिए। अगर पछेती झुलसा की समस्या आ ही रही है, मौसम चेंज हो रहा है, सबसे अच्छा उत्पाद आज के समय में जो है किजूना है जिसका टेक्निकल है डाइमिथोमार्फ। और इसका प्रयोग यदि हम करते हैं तो पछेती झुलसा जहाँ पे आ रहा है वहीं का वहीं रुक जाएगा। एकमात्र यही उत्पाद है जो पछेती झुलसा आने के बाद उसको कंट्रोल करता है। इससे पहले हमें सावधानी के रूप में M45 का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुक रहा है, मौसम ज़्यादा ख़राब है तो आप इसको ले जा सकते हैं किजूना। इसका प्रयोग आप आलू में कर सकते हैं 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और इसकी मात्रा जो है 300 से 400 लीटर पानी में आपको तर करना पौधे को, और अगर आवश्यकता पड़े तो वैसे पड़ेगी नहीं, 12 से 15 दिन बाद एक दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। किजूना के नाम से आप याद रखिए, पछेती झुलसा को रोकने के लिए एकमात्र यही उत्पाद है। कुछ कीट भी आते हैं, आप देखते होंगे एफिड है, जैसिड है, या उसमें आप देखते होंगे कि हरी सफ़ेद मक्खी की समस्या आ जाती है जो कि पत्तों के ऊपर का रस चूस लेते हैं और हमारे पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं। अगर पत्तियां स्वस्थ नहीं होंगी तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से हमारे उत्पादन में नुकसान है। ये जो फोटो दिखाई दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो रस चूसक कीट हमारे आलू की फसल को पहुँचाते हैं। सफ़ेद मक्खी जैसे ही पौधा बड़ा होता है तो आप देखते होंगे पूरी जब खेत में गुजरते हैं तो बहुत सारा भुनभुनाने वाले भुनके दिखते हैं, जो आपकी लैंग्वेज में भुनके जिसको बोलते हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए दो उत्पाद मुख्य हैं। एक तो डाइफेंथ्यूरोन है, सोकू के नाम से, 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में कैताकू एसिटाएम्प्रिड है, 100 से 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं यदि रस चूसक कीट की समस्या वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये चीज़ बहुत आता है, आप देखते होंगे कि पत्तियों को ऊपर से कुतरने लगता है, जिसको हम आप देखते होंगे फोलिएज कीट कहते हैं, आर्मी वर्म कहते हैं। ये देखते हैं जब भी नई पत्तियां निकलती हैं उसको कुतरने लगता है, तो उसके लिए इगाओ यानी इमामेक्टिन बेंजोएट बहुत अच्छा उत्पाद है
शुरुआती अवस्था में तो क्लोरोप्लस साइपर यानी यूजो का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इगाओ की जो मात्रा है 100 ग्राम पर एकड़ है, इसका आप प्रयोग करें। ये सबसे ज़्यादा कुछ एरिया में जहाँ पे लाइट सॉयल है, हल्की मिट्टी है, आप देखते होंगे इस टाइप से आलू में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जो कि वाइट ग्रब की एक स्पीसीज है। ये गन्ने में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आप देखते होंगे जिन क्षेत्रों में यदि आप ये जो पेड़ लगाते हैं, आप नीम के पेड़ होंगे या फिर आपके जितने भी परपोषी पेड़ अगर ज़्यादा उसको मिलते हैं तो उसमें सर्दी बरसात के मौसम में जो गुबरेला आता है उन्हीं का ये एडल्ट होके उसके बाद जब ये अंडे देता है ज़मीन में जाके आप आलू के अंदर उसको खोखला कर लेता है। तो इट मीन्स जहाँ पे वाइट ग्रब की समस्या है तो उसके लिए हमारे पास सिरासागी एक उत्पाद है जो कि वाइट ग्रब को ही कंट्रोल करता है। अगर जिन क्षेत्रों में इसकी समस्या है तो बुआई के समय आप इस उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं 150 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और 400 से 500 लीटर पानी में लेके इसको ड्रेंचिंग के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो स्कैब की बात कर रहा था, ये इस क्षेत्र की सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या है। ये उन क्षेत्रों में ज़्यादातर देखा गया है जहाँ पे पीएच मान ज़्यादा पहुँच जाता है, जहाँ पे लाइट सॉइल की समस्या ज़्यादा है, या कंटिन्यू हम आलू की फसल उस खेत में लगा रहे हैं तो ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए यही है कि एक बार आप फसल चक्र को ज़रूर अपनाएं। दूसरा, जिन क्षेत्रों में इसकी समस्या ज़्यादा है उसमें सल्फर का ज़रूर प्रयोग करें। और तीसरा इसमें यह है कि जब भी बीज आप शोधन करने जाएं तो बीज को देख लें पहले कि इस टाइप से कोई बीज ग्रसित तो नहीं है। अगर बीज ग्रसित है तो उसकी खेती हम उसकी बुआई ना करें। सल्फर एक ससागे के रूप में WDG फॉर्मुलेशन में है। सल्फर बेंटोनाइट आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर जो WDG फॉर्मुलेशन में है ससागे के नाम से, इसका आप फसल को पाले से बचाने के लिए फसल में जब भी आप देखते होंगे येलोइस अगर येलोपन आ रहा है तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। एक नया उत्पाद हमने माइकोजन के नाम से दिया है, आप माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर है। इसका प्रयोग खेत में करने से जो ट्रेसरी रूट्स होती हैं, जो प्लांट में अगर जड़ों का विकास करना होता है उसका ये विकास करता है। 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूमित्सु ह्यूमिक और फल्विक एसिड है, सेम हुई है रूट डेवलपमेंट के लिए। इसके कुछ फोटोग्राफ दिखाई दिए हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंत में मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि इफ़को के जितने भी उत्पाद हैं उसमें निःशुल्क किसान सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ आपको दिया जाता है। जैसे खाद तो खाद बीमा साथ एक स्लोगन हमने दिया है, हर इफ़को के खाद के बोरे पे आप लोगों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा होता है। उसी तरह इफ़को MC के कृषि रसायनों के ऊपर भी आप लोग निःशुल्क बीमित हो जाते हैं। अगर कोई भी किसान भाई खरीदारी करता है तो उसके खरीदी हुई राशि का 6 से 6.9% तक वो बीमित हो जाता है, यानी जो अधिकतम राशि 1 लाख रुपए तक होती है। तो यदि किसी किसान भाई के साथ कोई दुर्घटना या कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके नॉमिनी के लिए हम 1 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस इफ़को MC उत्पादों के साथ आपको उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद, मेरी तरफ से यही था। बाकी हमारा स्टॉल लगा है बाहर, आप हमारे उत्पादों की जानकारी उसमें ले सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर से भी आप बात कर सकते हैं। हमारे जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे भी आप किसी भी उत्पाद के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारा सिर्फ इस मीटिंग के माध्यम से यही कहना है, कोई भी उत्पाद यदि आप प्रयोग करते हैं तो सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से प्रयोग करें तो आपका भरपूर लाभ मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको रबी सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आलू की फसल आप अच्छे से करें, कभी भी कोई समस्या होती तो एक बार पूछ के उत्पादों का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हम लेते रहेंगे। मेरी तरफ से एक सवाल है, इफ़को MC का पछेती झुलसी के लिए कौन सा उत्पाद है? किजूना। बहुत बढ़िया, आप आइए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये इनाम पाने के लिए, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़को का नंबर मैंने आपको बताया 7991676769 79916766769। साथ ही एक और महत्वपूर्ण नंबर आप लिख लीजिए, ये नंबर ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन आपके लिए एक एग्रीकल्चर हेल्पलाइन का काम करेगा। नंबर है 9953218363 9953218363। एक और नंबर है 8097864300 8097864300। ये दोनों नंबर आपके लिए एग्रीकल्चर हेल्पलाइन का काम करेंगे। आपकी फसल में रोग कीट का प्रकोप है, आप कृषि की किसी योजना के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, खेती से संबंधित कोई भी आपका सवाल है, आप अपना सवाल हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हम देश भर के कृषि विशेषज्ञों से जुड़े हुए हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वर्चुअली आपके सवाल का जवाब हम दे पाएं। साथ ही बैनर पर एक स्कैनर है, आप उसे कैमरे से स्कैन करके भी ग्रीन टीवी से जुड़ सकते हैं। ग्रीन टीवी इंडिया नाम से यूट्यूब पर आपको एक चैनल मिलेगा जिस पर इस तरीके का जी बना होगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खेती बाड़ी से रिलेटेड वहां पर आपको 7000 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे, सकारात्मक पॉजिटिव स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, खेती में कुछ अच्छा करने वाले किसानों की सफल दास्तानें मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो आपको खेती में हेल्प कर सकते हैं, खेती किसानी में हेल्प कर सकते हैं। तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और खेती बाड़ी की जानकारी के लिए आप ग्रीन टीवी से जुड़ जाएं। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और एक और अतिरिक्त आय का जरिया आपके लिए बन सकता है किसी भी फसल का मूल्य संवर्धन करना। तो कैसे आप वैल्यू एडिशन पोटैटो का यानी आलू की फसल का कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शिवपाल सिंह सर हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से। सर प्लीज मंच पर आएं और हमारे किसानों को आलू की फसल का वो कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दें। आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हमारे जिला उद्यान अधिकारी, साइंटिस्ट केवी के और ग्रीन टीवी एंड ये अपना इफ़को के जो भी अधिकारी और सहायक यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ज़िले के काफ़ी प्रबुद्ध किसान अलग अलग ब्लॉकों से पधारे हैं, उनका भी इस सभा में स्वागत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया मृदा के बारे में, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे को आप बाद में पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको बाद में आप क्या सब्जेक्ट देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन बच्चा पहले माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। तो ये ज़मीन हमारी माँ है, अगर ज़मीन की स्वास्थ्य आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी फसल आपको कुछ न कुछ कमी से गुजरेगी और कुछ न कुछ तकलीफ़ देती रहेगी। तो उसका एक छोटा उदाहरण ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 साल पहले हम लोगों ने करीब करीब एक 10, 12, 15 साल तक सूरजमुखी की खेती की और आज सूरजमुखी हमको छोड़ के चली गई। तो अगर यही हाल आलू के साथ बर्ताव रहा तो आलू भी हमको छोड़ के चला जाएगा और ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसी ऐसी तकलीफ़ें आएंगी कि हमारे संभलते नहीं संभलेंगी। तो पहली चीज़ तो हम अपनी ज़मीन स्वस्थ रखें और उसके जो ज़मीन में जो पैदावार ले रहे हैं उसको उसमें क्या एहतियात बरतने हैं और अच्छी फसल लें। उसके बाद दूसरा एक रीज़न ये आता है कि जो हमारी पैदावार हुई है उसको हम फिर कैसे संरक्षण कर सकें, कैसे रोक सकें। हमारे लिए कम से कम एक अच्छी चीज़ ये है कि आलू को हम कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं। बाकी कुछ जो है जो सब्जियां, दूसरी सब्जियां हैं, लौकी है, करेला है, तुरई है, इसको तो ये भी सुविधा नहीं है। जिस समय मिर्च पैदा होती है बहुतायत में तो 5 रुपए किलो तक बिक जाती है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं उसको, या वो कोल्ड स्टोरेज के लायक नहीं बनी। तो कम से कम हम लोग फिर भी भाग्यशाली हैं कि आलू को हम थोड़े दिन कोल्ड स्टोरेज में रख के एक इंतज़ार कर सकते हैं कि अच्छे समय पे बेचा जाए। और ये एक जनरल अनुमान है कि हमारी सब्जियां, आलू में तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी हरी सब्जियां और फल बाजार भाव न मिलने के कारण या उनका सही भंडारण न होने के कारण एक 30% तक सब्जियां हमारी सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जो कि बहुत बड़ी हमारे अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान है। तो इस क्रम में मैं सिर्फ एक ही कड़ी जोड़ूंगा कि किसान भाई छोटे छोटे उद्यम लगाएं और आलू के भी कई प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं छोटे छोटी मशीनों से। जो उस श्रृंखला में एक मशीन आजकल आई हुई है, इंफ्रारेड डिहाइड्रेटर, मतलब बिजली से चलने वाली एक छोटी मशीन है जिसमें कई मॉडल हैं। 70,000 रुपये से 2.5 लाख रुपए तक की मशीन है। उसमें आप फल सब्जियां सुखा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं और समय आने पे बेच सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है और होता जाएगा। और इसमें एक ही नहीं है, इवन धनिया पुदीना तक आप सुखा सकते हैं और उसका भी बहुत बड़ा बाज़ार अवेलेबल है हमारे पास। तो इस संबंध में जिनको
इच्छा है, इच्छुक हैं और अपना उद्यम, अपने बच्चों को कोई एक छोटा कारोबार कराना चाहते हैं कृषि आधारित, तो उसके लिए मतलब न कोई फंड की कमी है, न टेक्नोलॉजी की कमी है, न हमारे अधिकारी उसको कहीं दबा पा रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर है। इवन बैंक के लिए भी लोग बोलते थे कि भाई कोई योजना लेके जाओ तो बैंक वाले तंग करते हैं, तो बैंक भी आजकल बहुत सहयोग कर रही है। और उसके लिए सबसे बड़ा साधन है आपको जिला उद्यान अधिकारी, उनके पास अपने लोग हैं जो आपका वो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, वही आपकी फाइल बनाएंगे। सिर्फ 10% आपको देना है, 90% लोन की सुविधा बैंक के द्वारा उपलब्ध कराएंगे, मशीनों के बारे में डिटेल बताएंगे और उसका कहाँ बेचना है, कैसा करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये इतनी अच्छी योजनाएं हैं और इसमें करोड़ों रुपए का फंड पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने सिर्फ आटा चक्की और सोलर लगाया हुआ है उसमें। तो मेरा कहना ये है कि ये सब्जियों के प्रति भी थोड़ा सा उदासीनता क्यों कर रहे हैं। ये हमारा अपना प्रोडक्ट है और आटा तो गेहूँ ख़राब होने वाला नहीं, आटा भी ख़राब होने वाला नहीं। कम से कम सब्जियां सड़ने से बचें और उसको हम अगर वैल्यू एडिशन कर सकें, अच्छी मार्केट में भेज सकें। और मैं बताऊं इतना बड़ा मार्केट है कि हम लोग करोड़ों रुपए का मटेरियल सूखा हुआ आज की डेट में विदेशों में भेज रहे हैं। तो क्यों ना ये चीज़ हम लोग खुद करें। आज की डेट में सिर्फ गुजरात और अपना पंजाब से ये मटेरियल बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश, हमारा अपना कन्नौज, क्यों ना इस दिशा में आगे आए और ये सरकार की छूट का भी फ़ायदा लें। आपको सिर्फ 10% पैसा लगाना है कि आप 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं, 50 लाख के भाग ले सकते हैं, 30 लाख के भाग ले सकते हैं। और बाकी जो मशीनरी और मशीनरी को रखने के लिए कारखाना लगाएंगे, वो जितना सामान होगा उस पर 35% की भी छूट है। तो ये इसका जो है किसान लोग फ़ायदा उठाएं, अपने उत्पाद को वैल्यू एडिशन करें, खुद उसको सुखाएं और सुखा के रखने के बाद आप बोल सकते हैं कि भाई हम नहीं बेचते और अगले महीने बेचेंगे। कच्ची सब्जी तो आपको उसी दिन बाज़ार में बेचनी पड़ेगी। और उसका सीधा उदाहरण ये है कि प्याज 5 रुपये से 100 रुपये तक जाता, हरी मिर्च 9 रुपये से 90 तक जाती, लौकी आपकी 8 आने से लेके 80 रुपये तक जाती। तो इन सब चीज़ों में हम क्यों ना आगे आएँ और जो सरकार द्वारा जो हमको सहायता दी जा रही है, जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जो छूट दी जा रही है, उसका फ़ायदा उठाएं। और इस बारे में और अगर किसी को मतलब सरकार तो ठीक है मशीन दे देगी और आपको छूट दे देगी, अगर इस बारे में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं और उनको कहाँ भेजना है, कहाँ बेचना है, उसका एक मॉडल हमने अपने घर पे लगाया हुआ है। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो हमसे आके मिल सकता है, हमसे सीख सकता है और वो अगर संतुष्ट हो तो ही आगे जाके सरकार को एप्लीकेशन देके और मशीनें खरीद सकता है। और इस स्कीम में एक नई चीज़ क्या है कि आपको कोई बाध्यता नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वेंडर से ही आपको मशीनें खरीदनी है या सामान खरीदना है। आप अपने लिए मशीनें कहीं से भी चुन सकते हैं और कहीं से भी खरीद सकते हैं, उसकी कोई बाध्यता नहीं रखी जाएगी। तो मेरे हिसाब से मेरा टॉपिक यही था कि हम अपनी सब्जियों को कैसे वैल्यू एडिशन करें और खुद के लिए खुद अपना उद्योग पैदा करें। मेरा बड़ा छोटा सा नॉर्मल सा सवाल ये है कि ये इफ़को संस्था कब स्टार्ट हुई? 1967 में हुई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये इनाम पाने के लिए। टीवी और इफ़को और कृषि विभाग के सहयोग से, प्रभकुल के सहयोग से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय डीडी कृषि साहब, हमारे एसपी सिंह साहब, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक, इफ़को के हमारे अधिकारी और हमारे दूर दराज से कन्नौज के ज़िले से आए हुए हमारे सम्मानित किसान भाइयों एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार है। मैं उद्यान विभाग के बारे में, जो उद्यान विभाग की आप लोगों के लाभ के लिए प्रमुख योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनके बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। जो प्रमुख योजनाएं हैं वो सब ऑनलाइन कृषकों के पंजीकरण के द्वारा प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किसानों का चयन किया जाता है। अलग अलग जो उनके पोर्टल हैं, हमारे यहाँ पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टल के बारे में मैं अभी बता भी दूंगा। तो प्रमुख योजनाएं जो हैं वो हैं, पहली एक है बागवानी मिशन।
जिसको हम लोग हॉर्टिकल्चर मिशन, औद्यानिक मिशन, राज्य औद्यानिक मिशन इस नाम से भी जानते हैं। बागवानी मिशन में फल, फूल, सब्जी की खेती, मसाले की खेती और इसके अलावा पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, मशरूम की खेती और कुछ यंत्र भी हैं जैसे छोटा ट्रैक्टर 20 हार्स पावर तक वाला। ये सब हमारे यहाँ 25 से 50% सब्सिडी पर उपलब्ध हैं। इनमें हमारे यहाँ प्रोत्साहन के रूप में आप सभी के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। पर्याप्त लक्ष्य अधिकतर कार्यक्रमों में रहता है। और इस समय जो संकर साग भाजी है उसकी खेती के लिए लगातार पंजीकरण चल रहा है। पंजीकरण के लिए वेबसाइट हमारी है dbt.uphorticulture.in। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोग हमारे ऑफिस में 3 अभिलेख लेके आ जाएं, हम स्वयं पंजीकरण करवा देंगे अगर आपको यहाँ कोई समस्या हो, जिसमें है खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और एक फ़ोटोग्राफ और मोबाइल नंबर। इतना लेकर के आप विकास भवन में हमारा ऑफिस है, पहली मंजिल के ऊपर, उद्यान विभाग, आप आ सकते हैं किसी भी कार्य दिवस में, वर्किंग डे में, और वहाँ इसके पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। दूसरी हमारी प्रमुख योजना जो है वो, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पानी की कमी लगातार हो रही है और सर्वाधिक पानी कृषि में ही प्रयोग होता है। 85 से 90%, 85, 86, 87% तक जो पानी, जैसे फैक्ट्री या और जो चीज़ें हैं या पीने का पानी या शहरों में पानी, वो सब इसके बाद आता है। सर्वाधिक पानी प्रयोग होता है कृषि कार्यों में और पानी की लगातार कमी चल रही है। आप लोग इसको महसूस भी कर रहे होंगे कि आप लोगों का समर्सिबल 2, 4, 5 साल में उसमें पाइप एक्स्ट्रा डलाने पड़ रहे हैं, जिनमें कि अब सरकार ने बोरिंग के लिए रोक लगा दी है कि यहाँ पर अब पानी बहुत नीचे चला गया। ऐसा भी हुआ है जैसे तालग्राम वगैरह। तो इसके लिए कम पानी में कैसे अच्छी खेती करें, तो उसके लिए जो आधुनिक तकनीक है, ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई और फव्वारा वाली स्प्रिंकलर सिंचाई, ये 2 विधियों, चाहे आप बूंद बूंद सिंचाई जिसको ड्रिप कहते हैं, जिसमें पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद पानी पहुंचेगा, ऐसी विधि हम लोग लगाते हैं, और दूसरा स्प्रिंकलर, फव्वारा वाली। दोनों ही विधियों से पानी की बहुत बचत होती है। 25 से 50-60% तक पानी की बचत होती है और उत्पादन निश्चित रूप से 10-15% तो आपका बढ़ ही जाएगा अगर इस विधि से आप सिंचाई करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आपको प्यास लगी है, आपकी ज़्यादा प्यास लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 गिलास पानी पी लेंगे, ऐसे यही है ना। ये तो है नहीं कि आप 1 बाल्टी या 2 बाल्टी पी लें, लेकिन अगर आपके पास गिलास हो ही ना और ड्रम भरा हो या बाल्टी हो तो अगला कहे कि भाई हम पूरी उड़ेलेंगे आपके ऊपर, तो पिएंगे तो आप 1-2 गिलास ही, लेकिन बाकी सब बर्बाद हो जाएगा पानी। इसी तरह हमारी फसलें, हमारे पौधे जो हैं, उनको लिमिटेड पानी चाहिए, नमी चाहिए उचित, ये नहीं पूरा भरा पानी चाहिए। भरा पानी जैसे मछली जैसे भरे पानी में रहती है, वैसा पानी पौधों को नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग खेत में भर ही देते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी विधि नहीं है। तो इस विधि से 90% सब्सिडी हमारे यहाँ है, जो ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई। अंडरग्राउंड पूरा खेत में आपके पाइप भी पड़ जाएगा और ऊपर से ड्रिप सिस्टम या फव्वारा सिस्टम भी मिल जाएगा। आप दोनों ही काम उससे कर सकते हैं। अंदर से पानी भी ले जाने की व्यवस्था हो गई खेत में, और ये इस विधि से आप सिंचाई करिए, उत्पादन की क्वालिटी भी बहुत बढ़ेगी। आप ये पक्का जान लीजिए कि पिछले साल जिन किसानों ने इसी विधि से आलू लगाया था, उनका आलू औरों से अब भी महंगा है, जबकि आलू इस बार बहुत सस्ता है, लेकिन उनका आलू वो ग्रेडिंग करके एकदम चमकता हुआ मतलब जनरल आलू से ज़्यादा रेट अब भी मिल रहा है। इसी तरह कई किसान भाई, हमारे पेप्सिको कंपनी है जो चिप्स बनाती, उससे बाय करके, मतलब ये पहले से एग्रीमेंट कर लेते हैं, कंपनी भी 75 पैसे से 1 रुपया प्रति किलो ज़्यादा देगी आपको रेट। मतलब हर तरह से फ़ायदा है और 90% सब्सिडी हमारे यहाँ से है। तो आप लोग इसका भी लाभ उठाइए। इसमें इसका भी पोर्टल हमारे यहाँ पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, वही 3 पेपर और 1 फ़ोटो चाहिए। आप इसमें लगातार पंजीकरण चल रहे हैं, लगातार चल रहा है और लक्ष्य की कोई कमी नहीं है। तो इसका भी आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठाइए। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संतोष यादव सर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज मंच पर आएं और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। आज ग्रीन टीवी की तरफ से आयोजित आलू फसल प्रबंधन इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं ग्रीन टीवी के जो हमारे प्रतिनिधि हैं श्रीमती अंशु कुमार जी
श्रीमती स्मिता सिंह जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने ये अपेक्षा की है कि आलू कन्नौज जनपद का मुख्य फसल है, जो कि लगभग 54 से 55 हज़ार हेक्टेयर में आप खेती करते हैं। तो हमने ग्रीन टीवी के प्रतिनिधि से अपेक्षा की है कि बीच सीजन में भी एक कार्यक्रम आलू विषय पर ही हो। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में केवीके के वैज्ञानिक हमारे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद यादव साहब, इफ़को के उप महाप्रबंधक श्री जसबीर सिंह जी, हमारे जनपद के बहुत ही जागरूक और पूर्व डायरेक्टर बीज विकास निगम आदरणीय श्री शिवपाल सिंह जी, इफ़को से श्री आशीष सोमपाल जी, इफ़को के एरिया मैनेजर श्री मानवेंद्र सिंह जी, हमारे जनपद के आलू के मुखिया डीएचओ साहब और हमारे जनपद के सभी आप सम्मानित किसान साथी भाई एवं बहनों, आप लोग काफ़ी ऊब गए होंगे, आपकी आवाज़ से लग रहा है। मैं भी बोर हो गया था। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम ये चला है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, संक्षेप में आपसे आलू पर ही बात करूंगा। आप अवगत हैं कि आपके जनपद के 4-5 विकास खंड में आलू लगभग मुख्य फसल के रूप में 1 या 2 फसल ली जाती है और आप लगभग 54 से 55 हज़ार हेक्टेयर पर आलू की खेती करते हैं। तो मैं आपको एक तरफ से बताना चाहूँगा कि मिट्टी, अभी हमारे इफ़को के प्रतिनिधि हमारे वैज्ञानिक गण डॉक्टर अरविंद साहब बहुत अच्छे ढंग से बताया कि मिट्टी को क्या करना है, कितना आप उपयोग कर रहे हैं और उसके बाद आने वाली बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं क्या क्या उपयोग करेंगे। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आप केवल मिट्टी सुधार लें, केवल मिट्टी को आप सुधार लें, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम उर्वरक की ज़रूरत पड़ेगी जैसे आपके शरीर को भोजन मिलता है। आज इस जनपद में जो आपको आलू की में उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और जो सूक्ष्म तत्व हैं उनके आवश्यक मात्रा की लगभग आप 5 से 6 गुना तक खाद डाल रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस जनपद में जो खाद की मात्रा है, 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 बैग डीएपी आप डालते हैं और 1 बैग डीएपी 1800 रुपये की है। अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि किसान बहुत समस्या में है। वास्तव में आप दुखी हैं और कारण है कि अज्ञानता और न जानकारी के कारण हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अपनी लागत बढ़ा रहे हैं खाद के रूप में, पानी के रूप में, मेहनत के रूप में, और उसका उचित मूल्य बाज़ार में नहीं मिल पाना, ये आपका समस्या का मेन कारण है। खेती आप एक केवल संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। आइए आप लौट चलिए, आज से 20 साल पहले क्या आप 1 एकड़ में 10 बैग डीएपी डालते थे? आप कहेंगे कि इतना उत्पादन नहीं होता था, लेकिन हम 100 रुपये खर्च करके 110 रुपये कमाएं, उससे बेहतर कि 70 रुपये खर्च करके हम 75 ही कमाएं और अपने लोगों की सेहत को सही बनाएं। मिट्टी हमारी एकदम कमज़ोर हो गई है, एकदम दूषित है, एकदम प्रदूषित है। मिट्टी में अभी डॉक्टर अरविंद साहब बता रहे थे कि ऑर्गेनिक कार्बन एक चीज़ होता है, जो आप गोबर वगैरह डालते हैं उसी को कार्बन कहा जाता है, जो आपके जो जीवाणु हैं उनका भोजन होता है। उसकी मात्रा मिट्टी में कम से कम 1% होना चाहिए, लेकिन जनपद की औसत ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट मिट्टी में 0.2 से 0.4% तक है। हमारी मिट्टी ऐसी स्थिति में है किसान साथियों कि आप नहीं सुधरे तो 10 नहीं, आप 25 बैग 1 एकड़ में डाल दें, उत्पादन आप रोक नहीं पाएंगे। आप जो है निश्चित रूप से आप लौट आइए। अभी हमारे मुकेश कटियार जी कह रहे थे जीवामृत, घन जीवामृत हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया हो,
आपके घर में जो भी कूड़ा कचरा होता है, गाय देसी हो या विदेशी हो, भैंस हो, पशु हो, बैल हो, कुछ भी हो, अपने खेत में पहुंचाइए उसको चाहे उसका मूत्र हो, चाहे उसके कीचड़ हो, चाहे उसके गोबर हो, इनको जीवित मात्रा में, ताज़े मात्रा में आप अपने खेत में पहुंचाइए। निश्चित रूप से आपकी मिट्टी बदल जाएगी। आपके खेत में, आपके खेत की मेड़ पर जो भी फसल अवशेष या घास पास होता है, उन सबको आप सड़ा गला कर खेत में डालिए। निश्चित रूप से जनपद की मिट्टी में जान आएगी और आप खुशहाल होंगे, समय खुशहाल का होगा, आपकी बचत होगी। दूसरी बात आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारा प्रदेश पूरी तरह से एकल फसल पे, मोनोकल्चर जिसको मोनोक्रॉपिंग कहते हैं अंग्रेजी में, एक फसल ले रहे हैं हम। आलू ले रहे हैं तो आलू ले रहे हैं, मक्का ले रहे हैं तो मक्का ले रहे हैं, गन्ना जो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना ले रहा तो गन्ना ही ले रहा है, और पूर्वांचल में आप जाइए तो धान और गेहूं। दुखी सब हैं। जैसे हमारा आपका स्वाद रोज बदलता है, कभी हम चाहते हैं कि हम दाल खाएं, कभी चाहें रोटी खाएं, कभी चावल की ज़रूरत हो, कभी सब्जी तड़की हो, कभी नॉनवेज खाने वाले, ऐसे ही हमारी मिट्टी में भी विविधता होनी चाहिए। हमारे ज़मीन में दलहनी फसल, तिलहनी फसल, अनाज, आलू, गन्ना, मक्का सब आप बोएं, मिलाकर बोएं। हमारे पूर्वज आप ही के पूर्वज, आप ही लोग 15-20 साल पहले आप खेत के मेड़ के किनारे बाजरा बोते थे, खेत के किनारे आप जो है सरसों बोते थे, तीसी बोते थे, तिल की बुआई होती थी, चने की बुआई आप करते थे। आप दुखी इसलिए हुए कि एक स्पीड से हम चल गए, तो एक तरफ से चल गए, आलू उगाने लगे। अब कोई भी चीज़ की जब मांग और पूर्ति दोनों बैलेंस नहीं होगी, यानी बाज़ार में ज़्यादा आ गया चीज़ और मांग कम है तो दाम घटेगा, फिर आपके ऊपर ही बोझ पड़ना है। और आप दाल खरीद रहे हो, आप तिलहन खरीद रहे हो, उल्टा आपका नुकसान हो रहा। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने खेत के कई हिस्सों में बांट लें, फसली खेती करें। आलू में आप सरसों की खेती कर सकते हैं। आलू अगर पछेती आप ले रहे हैं तो आप उसकी मेड़ों पे किनारे किनारे सरसों की बुआई अगर कर दें, आलू की खुदाई के बाद आप उसमें कोई फसल लें, तब तक वो पक जाएगी। सब्जियों की खेती आप आलू के साथ कर लें, साथ साथ तैयार हो जाएगी। लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, नेनुआ है, ये सब फसलें आपको, एक फसल तैयार नहीं हुई दूसरी फसल आपने बुआई कर दी। मेरा अनुरोध है, इस जनपद में जोत छोटी है, छोटी और हो रही है, भाई भाई में बंटवारा हो रहा, पिता पुत्र में बंटवारा हो रहा है, और 1 एकड़ 2 एकड़ यही औसत आपकी जोत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सघन विधियों पर हमारी तमाम गोष्ठी होती हैं, तमाम वैज्ञानिक गढ़ जाते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारे यहाँ की एक योजना इस समय सरसों की मिनी किट, 2 किलो की एक मिनी किट जो कि 1 एकड़ में बोई जाएगी सरसों, 5600 इस जनपद में लक्ष्य है, हर ब्लॉक का अलग अलग। आप सभी लोग अपनी जनसेवा केंद्र पर जाकर बुकिंग करा लें, और विकास खंड से हमारे कर्मचारीगण आपको बुलाकर मुफ्त में वो मिनी किट बांट देंगे। सरसों की NSC डायरेक्टर साहब जहाँ से रिटायर्ड हैं वहीं की बीज है, अच्छी बीज है, मुफ्त में मिल रही है। तो आप सभी लोग, एक साइट है, नोट करना चाहें, जनसेवा केंद्र पर जाएंगे, अगर कह देंगे कि कृषि विभाग वाली साइट पर मेरा सरसों बुक कर दो, कोई पैसा नहीं लगना है, वो आपको बुक कर देगा। आपके मोबाइल पर OTP जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि आपकी बुकिंग हो गई है, हमारे यहाँ सीट निकलेगी, हम फ़ोन करेंगे उसी मोबाइल नंबर पे कि फला दिन आ जाइए, आप अपना मिनी किट ले जाइए। तो आप सबसे अनुरोध है कि सब लोग सरसों की मिनी किट, दलहन में चना है, मटर है, मसूर है, इसकी बुकिंग पोर्टल पर हो रही है, आप सभी लोग करा लें।
प्राकृतिक खेती के बारे में इन्होंने आपको बता दिया था। पानी बचत पर मैं थोड़ी बात बताऊंगा, बाकी इसके बाद आप सबको पानी मिलेगा। तो मैं ये देख रहा था कि देखिए जनपद में हमने एक सिनेरियो बना रखा है कि हमारे जनपद का जो क्षेत्रफल है 2 लाख हेक्टेयर, और जो जनपद की वर्षा होती है उसके हिसाब से कितना पानी हमारे घर में है, हमारे ज़िले में कितना पानी है, कितना बरसता है, कितना गंगा जी में चला जाता है, कितना ईसन नदी में जाता है और कितना हमारे घर में रह जाता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ये देखिए घरेलू उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आपकी बात आप घरेलू से संबंधित हैं और कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये हमारी आबादी के हिसाब से 50 से 60 लीटर प्रतिदिन एक आदमी पानी का उपयोग करता है, तो 450 करोड़ लीटर पानी हमें चाहिए पूरे कन्नौज को। अब हमारे पास उपलब्धता आप देख लीजिए किन किन क्षेत्रों में हम पानी का कहाँ उपयोग कर रहे हैं और साधन हमारे क्या हैं, स्रोत क्या हैं, ये दिया हुआ है। और ये फसलवार देखिए आप, पानी की बुआई हम आलू देखिए, आलू की बात यहाँ हो रही है। अन्य फसलों के साथ साथ मेरा आप सबसे अनुरोध है, आलू की आप बुआई नालियों में करते हैं, सिंचाई ना, आप सिंचाई करें, आधी नाली से अधिक पानी न दें। आप पूरी की पूरी मेड़ डुबो देते हैं, जैसे लगभग 2/3 पानी आप दे देते हैं। आप निश्चित रूप से आलू में पानी कम देंगे, सीलन से आपकी नमी आपके आलू के जड़ क्षेत्र में जाएगी, एकदम अच्छा पौधा होगा। अब आप करते क्या कि एक तरफ से खोल दिए, बैठ गए, पूरी चारों पर से मेड़ डूब जाए, तब पानी का आप उपयोग मेड़ की आधी से नीचे ही करिए। जितनी मेड़ है, जैसे कहते हैं ना पानी हल्का सा चटा दो, पहले हमारे पास पानी नहीं था, रहट और इससे लगाते थे तो हम पानी कम उपयोग करते थे, हमारी मिट्टी भुरभुरी होती थी और फसल उत्पादन अच्छा होता था। खाद आप अधिक उपयोग कर रहे हैं तो पानी भी उसको अधिक देते हैं आप। तो ये आपको मतलब कितना आप एक लगभग 55 कितना पानी देख रहे हैं आप, दे रहे हैं लगभग 2800 करोड़ लीटर पानी केवल आलू में जनपद में दिया जा रहा है। और पानी हमारे पास उपलब्धता बहुत कम है। देखिए कृषि में कुल 11,200 करोड़ लीटर पानी और पूर्ति हमारे पास है 10,000 की मैक्सिमम, ये वो है। तो हमारे पास पानी की कमी है, प्रतिदिन नल का हमारा वाटर लेवल डाउन जा रहा है। आप परेशान हैं साहब, सबमर्सिबल मेरा पानी छोड़ता चला जा रहा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पानी का दोहन कम करें, कम से उपयोग करें। सिंचाई में निश्चित रूप से आप 1/3 पानी उपयोग करें आलू की मेड़ के नीचे। बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, मिनी किट की हमने बात कर ली। मृदा परीक्षण की एक बात मैं करना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। आज डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको जुकाम आता तब भी कहता जाओ अपनी खून चेक करा लाओ। तो मिट्टी में हम खेती करने जा रहे हैं, इसके लिए आप हमारे कृषि विभाग में अपनी मिट्टी का नमूना जमा कर दें, वहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगी। दूसरा, आपको नजरापुर में यहीं डॉक्टर साहब के यहाँ भी सॉइल टेस्टिंग होती है, जिसमें 12-14 प्रकार के तत्व जो डॉक्टर साहब बता रहे थे वो सबकी टेस्टिंग हो जाती है। जो आपका रिपोर्ट बताए, जैसे डॉक्टर कहता है उसी हिसाब से पैरासीटामॉल और कैम्बिफ्लाम और एंटीबायोटिक खाइए, उसी प्रकार से आप खाद भी डालिए। निश्चित रूप से आप लौटेंगे, आप स्वस्थ होंगे और आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी बचत होगी। मेन चीज़ है कि बचत होना। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ आज पुनः ग्रीन टीवी के आयोजकों को कृषि विभाग की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और आए हुए सभी सम्मानित किसान साथी, सभी वैज्ञानिकगण, सभी अधिकारीगण, सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल पूछिएगा ना। मैं यही पूछूंगा, डॉक्टर अरविंद साहब ने बताया था आप लोगों को, क्योंकि आलू की खेती से संबंधित है, और जब से मैं इस जनपद में 12 जून को यहाँ ज्वाइन किया हूँ, 13 जून को, तब से मेरे अंदर एक पीड़ा है कि जनपद के कन्नौजिया लोग मतलब कन्नौज के लोग बहुत ज़्यादा आलू की खेती नहीं कर रहे हैं, डीएपी खेती कर रहे हैं। परसों हमारे माननीय मंत्री जी संडे को आए थे, वो यही क्वेश्चन कर रहे थे।
तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपनी मिट्टी बचाएं, सेहत बताएं। तो आप बताइए, डॉक्टर साहब ने कितना मात्रा बताया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 1 एकड़ या 1 बीघा में डालने का? 10 से 12 पोटास। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप शांति बख्श तरीके से बैठे रहिएगा और जो नाम मैं अनाउंस करूंगी ध्यान से सुनिएगा। और उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इफ़को एमसी का टोल फ्री नंबर है 1800-309-3815। इफ़को का नंबर है 7991676769। ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर हैं 8097864300 9953218363। तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अपने मेहमानों को। डीडीए सर प्लीज़ मंच पर आएँ। सीपी अवस्थी सर, डीएचओ सर प्लीज़ मंच पर आएँ। अरविंद यादव सर आप भी प्लीज़ मंच पर आएँ। शिवपाल सिंह सर प्लीज़ मंच पर आएँ। जसबीर सिंह सर, डिप्टी जीएम इफ़को से, सर प्लीज़ मंच पर आएँ। और आशीष सेमवाल सर, आरएमएम इफ़को एमसी, सर प्लीज़ मंच पर आ जाएँ। और अब मैं एक एक करके नाम अनाउंस करूँगी किसानों के, और आप एक एक करके जल्दी जल्दी मंच पर आइएगा। और सभी एक्सपर्ट से भी निवेदन है कि एक एक करके एक एक किसान को सर्टिफिकेट दीजिएगा। रजनीश पांडे जी हैं मुरली नंगला से, सिराजुद्दीन जी हैं ग्यासपुर से, गागे मऊ से शिवशंकर शुक्ला जी, राम सेवक जी नयापुरवा हरेईपुर से, अशोक कुमार हैं नयापुरवा से, यशकरण सिंह जी कलुआपुर से, भैया लाल जी बहादुरपुर से, दशरथ जी हैं शाहनगर से, रामलाल जी खानपुर से, मुकेश कुमार कटिहार जी तिखुआ से, सुभाष चंद्र जी हैं महचंदापुर से, राम बाबू जी खजुहा से, तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए, श्रीमती दीपिका जी फगुहा से, प्रद्युमन कटिहार तिखुआ से, सुखवासी तिखुआ से, उमा शंकर जी तिखुआ से। जिनके हाथ में लंच नहीं है, आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आज की किसान चौपाल में भाग लेने के लिए। हमारे एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की ग्रीन टीवी की किसान चौपाल जो हमने लगाई तिरवा किसान बाजार कन्नौज में, ये किसान चौपाल हमने आरडीएफ फाउंडेशन, यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कन्नौज केवी के कन्नौज और इफ़को एमसी और इफ़को के सहयोग से लगाई। साथ ही प्रभुकुल एफपीओ के सहयोग से आज की किसान चौपाल का आयोजन हमने तिरवा किसान बाजार में किया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई किसान चौपाल में, किसी नए प्रदेश के किसी नए जिले में। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की किसान चौपाल में भाग लेने के लिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।